Hello everyone. Welcome back once again to the Civil Point इंदौर। चलिए, क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? सारे बच्चे लाइव आ जाइए, हम लोग लाइव आ चुके हैं। चलिए, मेरा ऑडियो क्लियर लग रहा है? अगर कोई भी इशू हो तो लेट मी नो, मुझे बताइए। और ऑल अगर क्लियर है वो भी मुझे बताइए, सो दैट हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा एक बारी फिर से क्या करता हूँ। चलिए, 4 बच्चे लाइव आ चुके हैं, और भी जितने बच्चे लाइव आते हैं एक बारी जैसे आप लोग लाइव आइएगा आप मुझे बताते रहिएगा, ठीक है। चलिए, चलिए ऑडियो बिल्कुल सही है मेरे तरफ से। सबसे ज़्यादा इशू मुझे वही लगता है कि पढ़ाते वक्त कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, मैं पीपीटी को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो हम लोग बस एक चीज़ बचा हुआ है, कूलिंग वाला चीज़, ठीक है। इंजन को हम लोग को ठंडा भी तो रखना पड़ेगा ना, राइट। उसी टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं आज, स्टार्ट करने वाले उस टॉपिक को। चलिए, पहले मुझे ये बताइए आप लोग कि देखो, अभी तक जो मैं पढ़ाया हूँ ना, एक चीज़ ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करिए प्रॉपर टाइम निकाल के, ठीक है। क्या करना, आपको रिवीजन करते रहना है, ये नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं। देखो, ऑलवेज आप ये चीज़ हमेशा देखते हो ना, कभी भी पढ़ते हो कोई भी सब्जेक्ट, है ना, कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप फ्रेंच पढ़ रहे हो मेरे से, है ना, मैं जर्मन सिखा रहा हूँ, कुछ भी सिखा रहा हूँ, हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स में बात ये कर रहा हूँ, है ना, कि मैं अगर कुछ भी, कोई भी टीचर अगर सिखाता है तब वो इजी लगता है। अब भाई मुझे इतना क्यों आता कि मैं बार बार इस सभी चीज़ को पढ़ाया हूँ, है ना। अभी आप लोग का जैसे बैच कंप्लीट होगा, हो सकता है फिर से मैं सेकंड बैच में यही चीज़ पढ़ाऊँ, हो सकता है थर्ड बैच को फिर से पढ़ाना मुझे पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है एक साल में मैं इस चीज़ को, सेम इसी स्टोरी को जो आप लोगों में समझाया, जो सुनाया, वही चीज़ को फिर से मैं दोहराऊंगा। इसलिए तो मुझे इतना ही याद हो गया ना। इससे इरेक्शन भी धीरे धीरे पता चलता है कि कहाँ पे कोई चीज़ करेक्ट है, कोई चीज़ सही तरह से नहीं दिया गया, उस डेफिनेशन को और देखते हैं, और नया चीज़ सीखने को मिलता है, और इंप्रूव होता है कंटेंट, और इस तरह से चलते रहता है। सिलेबस में कुछ और एड ऑन होता है, कुछ रिमूव होता है, लेकिन लगभग लगभग हर एक चीज़ सेम रहता है। तो माय पॉइंट इज, जब आप पढ़ाई करते हो, कोई टीचर जब आपको पढ़ाता है तो चीज़ें बहुत आसान लगता है। लाजमी है, क्योंकि मुझे सब पता है कि कैसे होता है कैसे नहीं होता, और आपको भी पूरी तरह से समझ आ जाए, हाँ सर ये तो बड़ा इजी है, अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप उसको 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, मंथ के बाद, या एग्जाम टाइम में जब आप उसको फिर से पढ़ना चाहते हो ना, उसी टाइप से जैसे मैं पढ़ाऊँ वैसे होता नहीं है। कई चीज़ें आप भूल जाते हो, कई चीज़ें का थ्योरी पढ़ते हो बट समझ नहीं आता कि बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। बिकॉज मैं यहाँ पे पूरा का पूरा पोथी तो नहीं लिखा हूँ, है ना, पूरा का पूरा मैं उपन्यास नहीं लिखा हूं, मैं शॉर्ट लाइन में लिखा हूं, जैसे कम से कम कंटेंट लिखा रहे, एकदम वही चीज लिखा हूं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। टू द लाइन में आप लोगों को सभी चीजें बताया हूं, तो उसके पीछे का स्टोरी, उसके पीछे का कहानी आपको पता होना चाहिए। दैट्स वाई मैं कहता हूं कि रिवीजन करते चलिएगा। जैसे अगर आप आईसी इंजन पढ़ रहे हो अभी, कूलिंग सिस्टम ऑफ आईसी इंजन, यानी हम लोग एकदम लास्ट सेक्शन में पहुंच चुके हैं, बस हम लोग को कूलिंग और लुब्रिकेशन वगैरह पढ़ना है, और देन आपका ऑलमोस्ट समझिए कास्ट आईसी इंजन खत्म हो गया। तो इससे पहले जो मैं पढ़ाया हूँ, क्या उन सभी को आप अच्छी तरह से रिविजन किए हैं, है ना। और रिवीजन करना मतलब ये मैं नहीं बोल रहा कि बार बार आप लेक्चर देखिए, उतना बिल्कुल किसी को टाइम नहीं होता है, वो तो हो गया टाइम वेस्ट करना है। आपको रिवीजन करने का मतलब क्या है कि जो भी पीडीएफ मिला है, ठीक है, पीडीएफ जो मिला उस पीडीएफ को खोलो अपना लेपी में, या फिर आप बोल सकते हो मोबाइल में, जैसे भी, उसमें आप देखते रहो, बस चीजें पढ़ते जाओ। जहां पे आपको लगेगा कि यार यहां समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, ठीक है, पहले बात समझो। डायरेक्ट बच्चा क्या करना है, कभी कभी बिना समझे ही रटने लगता। मैं आपको पहले आज 5 मिनट बताऊंगा कि एक्चुअल में पढ़ना कैसा पड़ता है, क्योंकि कुछ गलतियां मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कॉल आता है, सर रिवीजन कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। देखो अभी देखो, अगर आप लोग का मैं बात करता हूँ, थर्मोडाइंस कंप्लीट हो चुका है ना, थर्मो कंप्लीट हो गया है, राइट। अभी आपका आईसी इंजन कंप्लीट होने वाला है, तो आईसी इंजन कंप्लीट होने वाला है। अब आप लोग बोल रहे सर जी थोड़ा प्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो इधर 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका, ऑब्वियसली बात आप सिविल में भी कुछ पढ़े होंगे, है ना, और सब्जेक्ट भी आप पढ़े होंगे, तो उन सब चीज को आपको लेके चलना है ना।
तो स्टार्टिंग जब एक एक चैप्टर करते हो तो बहुत इजी होता है, लेकिन एक साथ में जब 6-7 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता ना तो सबको रिवीजन भी करना है और एक नया चैप्टर को पढ़ना भी है। तो कतई ये मतलब नहीं है रिवीजन का मतलब कि आप क्या करो, दिन भर पूरा टाइम वेस्ट करो। आपको क्या करना है, जो चीजें पढ़ाया गया उन सभी को आप एक बार ही देखते रहो और समझते जाओ। पहले समझो। बच्चा क्या करता है कि जैसे मैं आपको कूलिंग सिस्टम को रिवीजन कर रहा तो डायरेक्ट रटने लगेगा कि कूलिंग मतलब क्या होता है, एयर कूलिंग होता है, वाटर कूलिंग होता है, एयर कूलिंग में क्या होता है, ये होता है, ये होता है। रटो नहीं। रटने से आपका प्रॉब्लम और क्रिएट होने लगेगा, आप और कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हो। आप पहले पूरा समझो कि हाँ ये कैसे हुआ, ये इसलिए होता है, अच्छा ये इसलिए होता है, चीज़ों को समझो। और जहाँ पे समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली यहाँ तो लिखा हुआ लेकिन सर क्या बताए थे और मुझे याद नहीं आ रहा, तब आप वीडियो जाकर देखो, उस पर्टिकुलर टॉपिक का देखो, पर्टिकुलर लेक्चर देखो जहाँ पे आपको समझ नहीं आया। पहला स्टेप होता है समझने वाला। जब आपको समझ आ जाता है उसके बाद भी कुछ चीज़ें याद करना पड़ता है, ठीक है, कुछ चीज़ें याद करना पड़ता है। कहीं पे क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल टर्म होता है ना, कहीं पे आपका न्यूमेरिकल टर्म हो जाता है, कहीं पे आपका कोई और आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वगैरह हो जाता है, फॉर्मूला बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट आपका लाइन होता है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, देन उसको आप रटो। तो रटो कब, जब पहला स्टेप हो जाता समझने वाला। ये नहीं बिना समझे अगर आप रटने लगोगे तो कितना रटोगे। इतना सारा सब्जेक्ट आप रट के कभी भी नहीं कर सकते एग्जाम को क्वालिफाई। आप पहले समझो, जहां लग गया कि हाँ समझ गए, लेकिन कुछ चीजें रटना ही पड़ता है, जैसे मान लो हम अभी कूलिंग सिस्टम पढ़ाएंगे, यहाँ बोलेंगे जो भी फिन्स वगैरह लगाएंगे उसका विड्थ कितना लेंगे 1 mm का, लेंथ कितना लेंगे 20 से 25 mm का, गैप कितना लेंगे 25 mm का। अब ये 25 mm तो याद रखकर समझने वाली कोई चीज़ है नहीं। आप समझोगे फिन्स क्या होता है, कैसे ठंडा करेंगे, कैसे इंजन को ठंडा करना है। बाकी ये चीज़ आपको रटना पड़ेगा कि हाँ विड्थ आपका 1 mm का होता है, तो ये रटने वाली चीज़ हो गया। लेकिन उससे पहले स्टेप ये होता है कि फिन्स क्या होता है समझना, एयर कूलिंग क्या होता है वो समझना, एयर कूलिंग हम लोग करते क्यों है समझना, ये सभी समझना, वो चीज को आप रटो। समझ आए मेरी बात की नहीं? तो डायरेक्ट ये नहीं कि रटते हुए जा रहे हैं, और डायरेक्ट ये नहीं कि बार बार आप लेक्चर ही देख रहे हो। लेक्चर कब देखना, जब जहां पे आप फंसोगे वहां पे। और यहीं पे कंप्लीट नहीं होता स्टेप। पहला स्टेप मैंने क्या कहा कि आप रिवाइज करो, है ना, रिवाइज करोगे, जहां फंसोगे वहां पे आप लेक्चर जाके हेल्प के लिए देखो, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करो, जब आप रिवाइज करोगे तो अंडरस्टैंड करो, हर एक चीजों को समझो, है, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक को आप समझो। जहां समझ नहीं आता फिर से वहां पे आप लेक्चर जाकर देख सकते हो, ठीक है, लेक्चर देख सकते हो। और ज्यादा अगर दिक्कत हुआ तो यू कैन सर्च इन गूगल, कुछ वीडियो वगैरह देखो, हर एक चीज का आपको प्रैक्टिकली वीडियो आपको यूट्यूब मिल जाएगा। अगर तब भी दिक्कत होता है तो यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछो कि सर जी यहाँ पे आपने जो बताया था ना, अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आप चीजें जब पढ़ोगे ना खुद से तो बहुत सारा चीज आपको फिर से कंफ्यूजन होगा, जो मैं बताने के बावजूद भी आपको बहुत दिक्कत होगा, तो आप मेरे से पूछो, अब मैं आपको वहां पे सॉल्यूशन कराऊंगा। जब ये तीनों स्टेप हो जाएगा उसके बाद आप चीजों क्या करो, आप एक मतलब याद रखो, यानी कि एक टॉपिक पढ़ो और उससे याद रखो कि हाँ इससे मुझे चीजें याद है कि नहीं, या फिर लिखने का ट्राई करो कि एयर कूलिंग सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सिंपल होता है, चीफ होता है, रो आपका रनिंग कॉस्ट होता है, लो होता है। वाटर कूलिंग से क्या फायदा होता है, क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज होता है, हर एक टॉपिक का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कूलिंग सिस्टम का। इस तरह आप खुद से मतलब रिवाइज करो अपने से, अब देख देख के मत रिवाइज करो, आइज क्लोज करके या फिर लिख के रिवाइज करो। एक टॉपिक का नाम लिख लो कि भाई कूलिंग सिस्टम मीन आईसी इंजन, अब इसमें सारे इंपॉर्टेंट खुद से लिखो, कितना टाइप का होता है, उसमें क्या क्या होता है, ये सभी रिवाइज करो। ये होता है तीसरा स्टेप में। जब आप समझ गए, हर एक चीज को समझ गए, उसके बाद आप याद करने जा रहे हो, या फिर जो जो चीजें रटना वो चीज रटो। एंड थर्ड या फिर फोर्थ और लास्ट स्टेज आता है क्या, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन करना। बच्चे क्या करते हैं, अभी पढ़े भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने शुरू कर देते हैं, और जब नहीं समझ आता तो बोलते सर जी क्वेश्चन नहीं लग रहा है। फिर क्या होगा, आपका मोरल डाउन होगा। मोरल जब डाउन हो जाता है ना तो आप बिल्कुल नहीं खड़े हो पाओगे। जब आप इतना, अब अभी समझो आपने आईसी इंजन कंप्लीट कर लिया है, आपने थर्मो कंप्लीट कर लिया है, और आप जाओगे क्वेश्चन लगाने के लिए, पता चलेगा दोनों का मैं 100 क्वेश्चन दे दूं आपको, 200 में आपका 10 नहीं बनेगा या 20 नहीं बनेगा, है ना, या फिर ज्यादा बना तो 30-40 बना, आपको बाकी चीज नहीं क्वेश्चन बनेगा। मोरल डाउन हो गया कि मैंने दोनों चीज तो पढ़ लिया लेकिन नहीं क्वेश्चन बन रहा, यानी मुझे नहीं आता है, मेरे से नहीं एग्जाम होगा। ये सभी चीज दिमाग में एक बार जब आ गया ना, बिल्डअप हो जाएगा, तो आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो ये सब क्वेश्चन, या मैं बात बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लगाना जो होता है ना, टेस्ट लगाना, क्वेश्चन लगाना, सबसे डिफिकल्ट फेज होता है, और यही आपके मोरल को डाउन और अप करता है। अगर यहाँ पे आप अच्छा क्वेश्चन लगा लिए तो कॉन्फिडेंट आपका इतना हाई हो जाएगा ना कि भाई साहब अब तो मैं अब तो कोई भी एग्जाम को फोड़ दूंगा। और अगर यहां नहीं लगा ना तो पूरा का पूरा पढ़ने का मन ही खराब हो जाता है कि जब 2 सब्जेक्ट पढ़ के कुछ नहीं लगा रहे तो और पढ़ने के क्या फायदा। तो ये कब स्टेप आना, जब ये दोनों स्टेप को आप फिलअप कर दो। तीसरा स्टेप को पहले आप समझो, पहला होता है फिर से रिवाइज करो, और रिवाइज इन द सेंस में पहला रिवीजन करना माने समझना होता है।
कि जो सर पढ़ाए हैं, जैसे इससे पहले मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ, मान लो कार्बोरेशन वगैरह पढ़ाया हूँ, है ना, और आपका कंबसन पढ़ा आईसी इंजन में, सी आप जो भी पढ़ा सीआई इंजन, ऐसे आपका चाहे स्पार्क प्लग इग्निशन रहे, एसआई रहे या सीआई रहे, ठीक है, तो उन सब में पहले समझो कि आखिर कंबसन कैसे होता, पहले समझो कि जो सर पढ़ाए हैं वो क्या मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। ये होता पहला स्टेज, यहाँ पे याद नहीं करना, समझना खाली है, जहाँ नहीं समझे लेक्चर देखो। सेकंड स्टेप होता खुद से याद करना, रिवाइज करना। अब ये रिवीजन कैसा, याद करके, मेमोराइज करके, कि एक टॉपिक याद करे, इसके पीछे ये कहानी होता है। उसके बाद होता है क्या कि भाई आप एमसीक्यू क्वेश्चन बनाओ। तो ये सबसे लास्ट में आना, इसको बार बार मत लगाना, एक जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता उसके बाद ही इसको जाना। तो इस तरह से करना, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। बाकी एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, हेल्थ आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आप दो ही चीज करना, है ना। एग्जाम टाइम में हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे हमेशा क्या करते हैं, जब एग्जाम आता है ना, अच्छा एग्जाम, जब अच्छा एग्जाम देते हैं उस समय बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, उसको लगता है यार 2 महीना नहीं भी खाऊंगा ना जिंदा रह जाऊंगा। नहीं, इस टाइम पे आपका ब्रेन का फंक्शन करना काफी इंपॉर्टेंट होगा, अच्छी तरह से काम करे। और वो कब रहेगा, जब आप खुश रहोगे, ठीक है। यानी कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्थ को ध्यान रखने दो चीज मैंने कहा। पहला चीज क्या करो, अच्छा नींद लो। अब मैं ये आपसे नहीं कहूंगा ना कि सर जी मैं 9 बजे सो जाता हूं और 4 बजे उठ जाता हूं, सही नहीं, आप कब भी सो, है ना। एज ए इंजीनियर आप कब भी सो, हम लोग का आदत रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि कम से कम 7 घंटा का नींद होना चाहिए, या कम से कम 6 से 7 का नींद जब भी आप सो रहे हो। मान लो आप 2 बजे सो रहे हो, 3 बजे सो रहे हो, तो आप भी देखो कि मैं अगर 3 बजे सो रहा हूं, उससे 6 घंटा आप मेजर करो, क्या मैं इतना ऑन एन एवरेजली सो रहा हूं। क्योंकि अगर इतना आप सोते हो तो आपको रिलैक्स प्रॉपर मिलता है, आप चीज़ों को अच्छी तरह से कलेक्ट कर पाओगे, दिनचर्या का सारा काम भी कर लोगे। और क्योंकि देखो आप ये चीज़ अगर नहीं करोगे, आपको काम भी करना है, पढ़ाई भी करना है, तो इतना थक जाओगे ना, तो एनर्जी नहीं हो पाएगा। जो आप पढ़ोगे 50% चीज़ें अंदर घुसेगा, बाकी चीज़ें बाहर चल जाएगा। तो जरूरी ये सब भी चीज़ होता है ना, जरूरी ये भी चीज़ होता है। तो पहला हो गया स्लीप वाला चीज़। और दूसरा मैंने क्या कर रहा हूँ, दूसरा बोल रहा हूँ मैं फूड मतलब खाना अच्छा खाओ। खाना अच्छा मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5 स्टार में जाकर बिरयानी और ये सभी खाना अच्छा का मतलब ग्रीन वेजिटेबल वगैरह, हरा भरा सब्जी वगैरह खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, रोटी वगैरह खाओ, और प्रॉपर आप पानी वगैरह भी लो। ये सब चीज़ करना, हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा आपके पढ़ाई को ही। 4 घंटा अगर आप पढ़ोगे तो 2 घंटा आपका बर्बादी होगा, 2 घंटा कभी इधर दिमाग जाएगा, नींद आने लगेगा, कुछ होने लगेगा। तो प्रॉपर फंक्शनिंग करना भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस रिलीव होगा अगर आप खाना पीना हेल्थ से रहेगा, तो स्ट्रेस ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। और समझना तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो ये सभी चीज जो छोटा मोटी चीजें होता है, बट ये एग्जाम को क्वालिफाई कराने में काफी हेल्प करता है आप लोगों का, ठीक है। ये चीज का देखो मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं पर्सनली भी ये चीज को फेस कर रहा हूं। मैं जब गेट का प्रिपरेशन कर रहा था, अभी नहीं बहुत टाइम का बात है, जब मैं कर रहा था तब भी सेम सिचुएशन हम लोग कर रहे थे। हम लोग तो भाई गेट का प्रिपरेशन जब कर रहे थे तो हम लोग दिन भर रात भर पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो उस समय ध्यान, लेकिन पहला बार जब गेट में उस तरह का नहीं हुआ परफॉर्मेंस, मतलब आया था बट ढंग का नहीं आया था, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या, तब सर बोले कि आप करते क्या, फिर देखा गया कि टेस्ट में परफॉर्म अच्छा करता लड़का, पढ़ने में ठीक है, मतलब एक नहीं बात करे, बहुत सारे स्टूडेंट का बात किया गया है, सब स्टूडेंट का बात किया गया। फिर देखा कि ये तो इसका हेल्थ मतलब सही तरह से ये अपना ध्यान नहीं रख पा रहा, हेल्थ का खाना पीने का ध्यान से नहीं दे रहा, सो नहीं पा रहा, तो फिर उसको ठीक करने के लिए कहा गया। फिर आफ्टर जो नेक्स्ट बार एग्जाम हुआ, सब बच्चे अच्छा परफॉर्म किया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बताने वाला कभी कभी ये कोई नहीं होता, पढ़ा तो देता है, और क्या होता है कि जो भी खासकर जो बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, वो अधिकतर टाइम अपना 24 घंटा काम के अलावे टीचर को ही टाइम देता अधिकतर। आप जैसे पढ़ रहे हो, तो मुझे लग रहा कि मैं तो खुद आप लोग को डेली पढ़ाता हूं, है ना, दोनों बैच का अगर बात करें तो 4 घंटा के आसपास, और आप पढ़ते होंगे तो 6-7 घंटा तो यहीं पढ़ रहे हो, तो और कोई बताने वाला होता नहीं है, ठीक है। तो बच्चे इस पढ़ाई तो करता, लेकिन ये सभी चीज को इग्नोर कर देता है, और वो बाद में एग्जाम में, देखो एग्जाम में अगर 2 नंबर भी नहीं आया ना जानते हुए, ड्यू टू एनी रीजन, तो वो बहुत खराब हो जाएगा। कि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी हो, एग्जाम टाइम में परफॉर्मेंस आपका अच्छा हो। तो ये मैं आपको बता दिया, इस चीज का भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये सभी चीजें उम्मीद करता हूं कि ये सभी एक चीजें, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं कि सर जी टाइम की बर्बाद कर रहे हैं आप, है ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि किसी बच्चे को ये चीज बकवास लगे, बुरा लगे कि क्या सर आप टाइम बर्बाद करो, पढ़ाई करो ना, आप मत ज्यादा ज्ञान दो, ठीक है। लेकिन मेरा ये काम है ना, जिन बच्चों को सही लगे मेरे बात उनके लिए है, जिन बच्चों को नहीं लगे उसके लिए आई एम सो सॉरी। क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि बकवास कर रहे हैं सर, है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा, जितना मैटर पढ़ाई में करता है। आप सही अरेंज में पढ़ो, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट देखा हूँ कि दिन भर पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं दिन भर में, लेकिन क्वालिफाई नहीं करते हैं। और कुछ स्टूडेंट होते हैं उससे कम पढ़ने वाला, एवरेज स्टूडेंट होता है, लेकिन वो सही तरीके से अगर पढ़ता है ना, तो वो 6 घंटा पढ़ता है या 5 घंटा पढ़ता है, क्वालिफाई कर जाता है एग्जाम को। रीजन भी होता है, रीजन होता है स्मार्ट वे में पढ़ना आज के टाइम पे। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, ये भी नहीं होता है।
चीज़ों को समझना पड़ता आपको है। चलिए बताइए। चलिए ओके, थैंक यू सो मच कि आप सही गाइड कर रहे हो, क्योंकि ये सभी चीज़ें ना इग्नोर करता है। अब अधिकतर स्टूडेंट को क्या करता है, ये सभी बात को ध्यान ही नहीं देता है, हेल्थ वाला ध्यान नहीं देता, खाने वाला, सोने वाला, ये सबसे मैटर चीज़ है। और खुश रहा करो थोड़ा बहुत, आप उसके लिए रील्स देख लो या यूट्यूब देख लो या सॉन्ग सुन लो या मूवी देख लो, थोड़ा बहुत जहाँ जब आपको टाइम मिले। जब अब देखो मेरी बात, आपको बहुत स्ट्रेस लग रहा है, जबरदस्ती पढ़ रहे हो, है ना, उस टाइम पे एक काम करो ना, 10 मिनट टाइम निकाल के आप किसी से, जिससे अच्छा लगता है, किसी से बात करना किसी से अच्छा लगता है ना, किसी को अपने फैमिली मेंबर से बात करना अच्छा लगता है, किसी दोस्त से टाइम अच्छा लगता है कि दोस्त से मिले, थोड़ा बहुत बात वगैरह किए, हंसी मजाक किए किसी के बारे में, है ना, या कुछ भी करो, अपने माइंड को शार्प भी तो रखना है, मतलब शांत भी तो रखना है, ठीक है, तो अच्छा परफॉर्म ताकि करे। तो ये सभी चीज़ें, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग टॉपिक को। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, so today we are going to start a new topic of IC engine, that's called your कूलिंग। एक होता है कूलिंग वाला पार्ट, एक होता है लुब्रिकेशन वाला पार्ट। आज हम लोग ट्राई करेंगे कि कूलिंग को कंप्लीट कर दे, ठीक है, फिर मैं देखूंगा अगला क्लास में आप लोग को लुब्रिकेशन करवा दूंगा। और ये आप लोग का एकदम 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 लास्ट वाला टॉपिक है, आईसीन का एकदम लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब भाई कूलिंग क्या करेंगे, क्यों करेंगे कूलिंग, क्या रिक्वायरमेंट है कूलिंग का, तो उसके लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई आईसी इंजन क्या होता है। आपको पता है कि इंटरनल कंबसन इंजन, कंबसन मतलब कि हम लोग कंबसन करा रहे हैं, है ना, जला रहे हैं किसको, जो भी फ्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई भी फ्यूल है वो हम लोग इंटरनली जला रहे हैं, अंदर में जला रहे हैं। तो जब यहाँ पे अंदर जला रहे हैं इंजन के अंदर, तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, उसका टेम्परेचर राइज करेगा। तो इतना देखो, अब बोलेंगे सर अगर टेम्परेचर नहीं राइज करेगा तो मेरा तो कंबसन नहीं हो पाएगा, तो आप बोल रहे सर कूलिंग करना, मेरा मतलब है कि ओवर हीटिंग भी नहीं होना चाहिए ना, ओवर हीटिंग भी नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ अंडर हीटिंग भी नहीं होना चाहिए, अंडर हीटिंग भी नहीं होना चाहिए, अंडर हीटिंग भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि ओवर मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं गर्म होना चाहिए, और अंडर हीटिंग मतलब कम भी हीट नहीं होना चाहिए। तो आपको एक मेंटेन रखना पड़ता है। तो मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओवर हीटिंग से बचने के लिए कूलिंग करते हैं, है ना, कूलिंग करते हैं, हीट भी करना जरूरी है। भाई अंडर हीटिंग भी नहीं रख सकते हैं, नहीं तो भाई कंबसन नहीं हो पाएगा, लेकिन ओवर हीटिंग भी नहीं होना चाहिए ना, जितना रिक्वायरमेंट आप उतना ही गर्म करो, ज्यादा अगर आप हीट कर दोगे तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, वेरियस तरह का आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लाइक आपका नोकिंग हो जाएगा, है ना। इसके अलावा बात करेंगे तो इफिशियंसी सबसे इंपॉर्टेंट, इफिशियंसी आपका घट जाएगा, इंजन में साउंड वगैरह आने लगेगा, इसके अलावा टीयर एंड वियर देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपका जो सिलेंडर पिस्टन है उसका लाइफ घट जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा गर्म हो रहा है, उसका भी तो एक टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर तो ही झेल सकता है, उतना रेगुलर अगर गर्म करोगे तो जल्दी उसका टीयर वियर देखने को मिलेगा, राइट। तो काफी चीज है, ऊपर से आप हीट अगर ज्यादा दे रहे हो तो जितना हीट आप दे रहे हो उससे वर्क डन करवाना चाहते हो, अगर ज्यादा हीट दे दोगे तो वो तो हीट वेस्ट हो रहा ना, तो आप फ्यूल का भी बर्बादी उसमें होगा, क्योंकि जो गर्म हो रहा है, जो अंदर में आग जल रहा है, वो किसके थ्रू, फ्यूल के थ्रू हो रहा। अगर जितना हीट दिया जा रहा है, जितना हीट रिक्वायरमेंट है, जैसे कहने का मतलब क्या, कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपका बच्चा स्कूल में अभी जा रहा है और उसको 100 रुपया अगर आप दोगे तो बिल्कुल सही है उसके लिए, 100 रुपया दोगे तब भी अच्छा। कभी कभी बच्चे नहीं होते हैं, मतलब कुछ पेरेंट होते हैं कि मेरा बच्चा लाडला बच्चा है, मैं तो 1000 रुपया दूंगी, है ना, या 1000 रुपया दूंगा, नहीं ऐसा गलत होता है, ठीक है, ये गलत होता है। आपको अगर ये लगता है कि मैं उसको ज्यादा पैसा दे दूंगी, उसको जब समय आएगा तब आप उसको दो, सही टाइम पे देना सही होता है, ये नहीं कि अभी उसको 100 रुपया है, अगर आप 1000 रुपया दोगे तो उसका गलत यूज करेगा, ऑब्वियसली बात है, वो पार्टी करेगा, कुछ करेगा, पार्टी के चक्कर में वो पढ़ाई को छोड़ेगा क्योंकि उस पास ज्यादा पैसा है। तो आप उतने ही जो जितना जरूरत है, सेम चीज होता है विद दी इंजन, आप इंजन को जितना हीट दो जितना जरूरत है, अगर ज्यादा हीट दोगे तो उस हीट क्या करेगा, ओवर हीट करेगा, और ओवर हीट करके जो आप एक्स्ट्रा ज्यादा दिए हो वो सोचो उसका गलत यूज करेगा। अब हीट से क्या होगा, ओवर हीटिंग हो जाएगा आपका इंजन, वो खराब करेगा, एफिशिएंसी को डाउन करेगा, टीयर वियर होगा, बहुत सारी चीजें जल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, आईसी इंजन को कूलिंग करते हैं, आईसी इंजन को कूलिंग करते हैं। चलिए बेसिकली स्टूडेंट का ही टैक्स आ रहा है, शायद गुरुदयाल का आ रहा है,
ठीक है, तो वो पूछ रहे मेरे से कुछ, तो हम बोले कि अभी लाइव में है, एक बार लाइव में मुझे पढ़ाने दीजिए, देन मैं करता हूँ। ठीक है, अब देखो जब मैं कूलिंग का बात करता हूं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ग्राफ एक बता देते हैं। जब मैं ग्राफ बता दूंगा तो आपको बेटर तरीके से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं लाइव थोड़ा सा कमेंट कम देखता हूँ, कम करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ करना। चलिए बच्चे लाइव है, रिप्लाई वगैरह आ नहीं रहा, क्या बात है। चलिए तो यहाँ पे देखो एक ग्राफ पहले मैं बता देता हूँ। अभी देखो, अब इस ग्राफ को आपको याद नहीं रखना है, ये ग्राफ में क्यों बता रहा हूँ। अब ये ग्राफ का मतलब बस ये बताना है कि टेम्परेचर कहाँ तक राइज करता है अलग अलग प्रोसेस में। अब देखो इसको कैसे लिया गया, पहली बात एक एक्सिस आपका लिया गया ऊपर टाइप से, जो कि वर्टिकल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस में टेम्परेचर लिया गया, टेम्परेचर ऑफ द गैस, गैस बोले तो अंदर में जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो तो गर्म कितना हो रहा है, या फिर एयर है या फ्यूल है जो भी है वो कितना हीट हो रहा है, उस टेम्परेचर को यहाँ पे जो है वो लिया गया है। क्लियर माई पॉइंट और नॉट। और अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल पे, तो हॉरिजॉन्टल में अगर मैं बात करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे क्या, थीटा। थीटा क्या है बताइए, थीटा जो है ना वो क्या है, वो आपका है क्रैंक, जो क्रैंक आपका घूमता है ना उसका यहाँ पे बात करा गया है। क्रैंक जो रोटेट हो रहा है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखो क्रैंक आपको याद होगा, अगर मैं 4 स्ट्रोक इंजन का बात करता हूँ तो 2 बार पूरा घूम जाता है ना, 2 बार रोटेट करता है, तो एक बार में 360, दूसरा बार में और 360। तो देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया गया, 360 एक बार और एक बार 360, तो ये क्रैंक आपका चल रहा है। क्योंकि 360 में आपका 4 बार होता है, क्योंकि पहला एक बार चलता है तो 2 स्ट्रोक, और अगर बार और एक बार चलेगा तो 2 स्ट्रोक, कुल मिला के 4 स्ट्रोक, तो 2 स्ट्रोक में 360 हो जाता है। ये चीज आपको समझा दिया गया है। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर को ब्रेक डाउन करके ले लिया हूँ, जैसे आपका 750, 1500, 2250 एंड 3000, इस तरह करके 300 आपका यहाँ पे 300 बोल रहे हैं, 3000 लिया गया, और ये सबका सब आपका केल्विन में लिया गया है, टेम्परेचर को मान के चलेंगे। क्रैंक रोटेशन, यस ये आपका क्रैंक रोटेशन आपका दिया गया है। तो क्रैंक रोटेशन का बात करते हैं, तो क्रैंक रोटेशन देखो एक्चुअली ना यहाँ पे हमें 120, 240 इस तरह मतलब डबल डबल करके लिया हो, 120, फिर उसका दोगुना 240, फिर 360, फिर 120, फिर 240, फिर 360। लेकिन आपको पता है कि एक जो स्ट्रोक होता है वो कहाँ से होता है, जब आपका टॉप डेड से लेकर बॉटम या बॉटम से लेकर टॉप तक जब मेरा जाता है पिस्टन, उसको 1 स्ट्रोक कहते हैं। तो 1 स्ट्रोक में 180 का होता है, 180 का होता है। तो देखो यहाँ से लेकर ये मेरा पहला स्ट्रोक रहा है, यहाँ बीच में कहीं आएगा 1 स्ट्रोक, तो देखो ऊपर में आपका यहाँ तक गया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये टीडी से तक बीडी से गया। ठीक है, फिर इसके बाद करेंगे, फिर आपका 180 से स्टार्ट करेगा, 180, 180, 360, तो यहाँ से फिर एक बार और एक जाएगा, तो ये आपका दूसरा स्ट्रोक हो गया। ये आपका हो गया क्या, फर्स्ट स्ट्रोक, ये हो गया आपका सेकंड स्ट्रोक, है ना। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, फिर से यहाँ तक, ये हो गया थर्ड स्ट्रोक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा आपका 4 स्ट्रोक। तो 4 स्ट्रोक कौन कौन सा आ जाएगा, एक हो जाएगा मेरा सक्शन, एक हो गया मेरा कंप्रेशन, एक हो गया मेरा एक्सपेंशन, और एक हो जाएगा मेरा एग्जॉस्ट। एक का एक्सपेंशन में आपको क्या मिलता है, पावर स्ट्रोक मिलता है। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जब मेरा सक्शन हो रहा है, सक्शन हो रहा है, तो सक्शन में क्या होता है, मेरा जो पिस्टन बात करेंगे, पिस्टन कहाँ से नीचे आता है ना, यानी टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर तक जाता है, नीचे आता है। फिर कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन में ऊपर जाता है, फिर आपका एक्सपेंशन होता है तो फिर नीचे आता है, और एग्जॉस्ट होता है तो फिर आपका ऊपर जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और वहां से बाहर निकल जाता है, और सक्शन के टाइम पे इनलेट वाल्व से फ्यूल वगैरह आता है। अब यहाँ पे ये सभी चीज समझ गए, अब आपको ये समझना है कि टेम्परेचर राइज कैसे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने टेम्परेचर ले लिया और इधर आपका क्रैंक आपका कैसे चल रहा है उसका भी आपने ले लिया। ठीक है, तो अब चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग कैसे टेम्परेचर राइज करता है अलग अलग प्रोसेस में, चारों प्रोसेस में। सबसे पहले इनटेक लिया जा रहा है, तो जब आपका इंटेक लेता है ना तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है, मान लो पेट्रोल ही मान लेते हैं, पेट्रोल इंजन, तो पेट्रोल में आपका कहता है एयर फ्यूल मिक्सर अंदर आ रहा है, तो अभी जो होता है ना उसका धीरे धीरे टेम्परेचर राइज आपका ड्रॉप करता है, ड्रॉप, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट करता है ना वहां पे आता, तो वो बेसिकली सक होता है, तो वो लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आता है, तो प्रेशर यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बिलो होता है, तो ये जाता नीचे, जाता नीचे, जाता नीचे, लेकिन इतना भी नहीं, मैं जीरो नहीं बोल रहा हूँ। एक चीज ध्यान रखना है, ध्यान दो, 750 के आसपास ये रहता है, मतलब सिलेंडर के अंदर कुछ तो टेम्परेचर रहता है, क्योंकि मैंने कहा था कि सेल्फ टेम्परेचर भी होता है हर एक चीज का। अगर आप देखोगे ना आपके बॉडी का भी एक बॉडी टेम्परेचर कैसे कहा जाता है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग को जब गर्मी में जाएंगे, आग के पास जाएंगे तभी गर्म लगेगा, हम लोग के हर एक चीज के पास एक अपना जो होता है ना टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर जैसे होता है 37 डिग्री सेल्सियस,
चाहे कितना ठंडा क्यों ना हो। आप देखो ठंडो कितना बर्फ का दिन है, आप अंदर में जाकर टच करोगे तो आपको गर्मी लगेगा अपना बॉडी, तो कुछ तो उसके अंदर का होता है टेम्परेचर। तो सेम चीज जो है ना सिलेंडर के अंदर भी एक टेम्परेचर को मेंटेन किए रहता है। तो क्योंकि भाई अभी ये जो आपका इंटेक हो रहा है, यानी एक बार कंबसन हो चुका है, फिर इंटेक ले रहा है, फिर हो रहा है, ये बार बार साइकिल चलते रहता है, तो कुछ तो गर्म रहेगा ना। तो ये मान लो 750 के आसपास में ये गर्म मेरा रहता है ये टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, तो ये यहाँ पे टेम्परेचर के बाद ड्रॉप करता है जब सक्शन होता है। इसके बाद होता है कंप्रेशन, जब कंप्रेस किया जाता है तो कंप्रेशन का टारगेट ही हम लोग का क्या रहता है, राइज दी टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ दी फ्यूल, जो भी आपका अंदर में रहता है। सर पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन में भी समझ सकते हैं टेम्परेचर को, हाँ समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना कॉम्प्लेक्स जाना नहीं है। यहाँ पे कूलिंग में हम लोग अभी कूलिंग का खाली बात करेंगे। इस कर्व से बस आपको ये समझना है कि कब राइज हो रहा कब नहीं हो रहा, बस। तो समझो कि यहाँ नीचे आ रहा है तो थोड़ा बहुत ड्रॉप होता है टेम्परेचर, फिर इसके बाद क्या होता है, कंप्रेशन में पूरा इंक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन में बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा। कंबसन में भी जब आग आपका लगता है, चाहे स्पार्क प्लग रहे या फ्यूल इंजेक्शन आप कर रहे हो, डीजल या पेट्रोल इंजन, तो मैं दोनों लेके चला हूं, यहाँ पे बस कूलिंग का ध्यान दे रहे हैं, है ना। कोई हम लोग यहाँ लिया आईसी इंजन ना, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके किसका, स्पार्क इग्निशन इंजन का, ना एक कंबसन आपके इग्निशन का। तो मैं किसी भी ना तो एसआई ना सीआई का बात कर रहा हूँ, मैं टोटल लेके चला हूँ आईसी इंजन का। तो यहाँ पे क्या हुआ, बड़ा 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 बड़ा, यानी टॉप टेम्परेचर कहाँ तक पहुंचता, कब किस प्रोसेस में, जब आपका कंबसन होता है। और उसके बाद जैसे कंबसन आपका हुआ उसके बाद फिर ड्रॉप करता है, वहां भी हाई टेम्परेचर रहता है, लेकिन अब ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। वो मैक्सिमम टाइम होता है जब आपका टेम्परेचर राइज करता है मैक्सिमम इन दी सिलेंडर। इसके बाद ये डाउन होता है जब एक्सपेंशन होता है, फिर डाउन होते 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 आपका नीचे आ जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे पता चला कि सर जी जो टेम्परेचर बेसिकली राइज करता है वो आप मेरा कंप्रेशन और कंबसन के टाइम पे राइज होता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर मेरा कंबसन के आसपास मिलता है। कंबसन के टाइम पे मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है, कितना होता है सिलेंडर का मैक्सिमम टेम्परेचर वो जान लो, तो 3000 के आसपास होता है। किसमें, 3000 केल्विन में होता है, केल्विन में होता है। लेकिन एग्जैक्टली अगर बात करेंगे तो 2800 केल्विन तक पहुंच जाता है, समझ जाओ 2800 केल्विन तक पहुंच जाना, मतलब समझ जाओ कि लगभग आपका अगर बात करेंगे आयरन वगैरह को देख लो, तो आयरन वगैरह 1400-1500 डिग्री सेल्सियस में आपका उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, समझ जाओ मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर मैं केल्विन को हटा भी डिग्री सेल्सियस कर दूं, आपको पता है केल्विन से डिग्री सेल्सियस हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी अगर डिग्री सेल्सियस रहता है ना, उससे अगर हम लोग केल्विन करें तो 273 को जोड़ देते हैं। तो अगर केल्विन से 273 के लिए माइनस 273 हटा लो, तो अगर 200 यानी 300 घटा भी लोगे ना तो फिर भी 2500 हो जाएगा। तो समझ जाओ कि ये तो स्टील को जला लेगा, इतना आपका है। ये तो सेरामिक का टेम्परेचर हो गया, इतना टेम्परेचर, मतलब समझ लो उस टेम्परेचर में अगर आप आयरन को भी अंदर ले जाओगे ना वो ही गला देगा, वो भी इसको जला देगा, इतना अंदर का टेम्परेचर हो जाता है। तो ये आपको समझना, बस इस ग्राफ से बस इतना समझना, ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स में मत जाना, क्योंकि ये आपसे नहीं पूछेगा, ये आपको ग्राफ भी नहीं पूछेगा, बस मैं आपको समझा दिया कि एक्चुअल में क्यों करना पड़ता है। तो अब इतना टेम्परेचर जब हो जाता है तो ओवर हीटिंग भी हो सकता है। तो ओवर हीटिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं सिस्टम का। क्या करते हैं, कूलिंग, क्योंकि ये जैसा आपका इंटेक लिया, कंप्रेशन, आपका कंबसन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट हुआ, ये फिर से साइकिल स्टार्ट होगा तो फिर से गर्म होगा, तो पहला वाला भी पूरा ठंडा नहीं हुआ, फिर दूसरा साइकिल। तो जब बार बार चलता है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं होता इंजन को, जब 1 घंटा तक लगातार चल रहा, 2 घंटा तक लगातार चल रहा है ना, कैसे करते हैं हम लोग, बाइक चलाते लगातार 4 या 10 घंटा तक, तो बोलते नहीं यार थोड़ा रुक जाओ इंजन बहुत गर्म हो गया है ना, क्योंकि एक बार तो अभी गर्म हो रहा, अभी वो झेल लेगा, लेकिन फिर हो रहा गर्म, फिर गर्म हो रहा। तो जब आपका पहला आपका पूरा का पूरा 4 स्ट्रोक हो गया, तो अब सेकंड स्टार्ट होगा तो फिर से ये टेम्परेचर राइज करेगा, और पहला वाला पूरी तरह से अभी तो ठंडा नहीं हुआ है, तो और ओवर हीटिंग बढ़ते जाता है, राइट। तो इसके लिए हम लोग करते क्या, कूलिंग करते हैं। अब समझ गए होंगे कि कूलिंग का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है। नाउ अब बारी आता है सर जी ठंडा करने का कितना जरूरत है, क्या हम लोग को ये इसको टारगेट करना है कि हम लोग को 2800 केल्विन को ठंडा करना है, और अगर ठंडा करना है तो कितना करना है, और क्या इस टेम्परेचर को ध्यान रखना है। होता नहीं है भाई कि कितना ठंडा करने का जरूरत है ना, 400 डिग्री सेल्सियस को गर्म कम करना या फिर 2800 को करना। तो इसके लिए समझने के लिए आपको मैं फिर से यहां दिखा रहा हूं क्या, सिलेंडर वॉल को। अब चलो इसको समझो, इसको समझो। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, सिलेंडर का वॉल ले लिया हूं यहां पे। आप बोलेंगे सर ये क्या है, सिलेंडर का वॉल, ये सिलेंडर का वॉल है, दिस इज योर सिलेंडर वॉल। सिलेंडर वॉल मतलब एक मैं छोटा सा पतला ये ले लिया हूं। एक सेकंड, उसके लिए मैं मुझे फिर से जो है ना आपको लेना पड़ेगा कि मुझे पेपर, तो जस्ट अ मिनट। देखो ये समझो ना, ये आपको अगर दिख रहा है ना, है ना, ये दिख रहा है एक सर्कल जैसा, तो समझो ये पूरा अगर ऊपर उठा दे तो सिलेंडर जैसा हो जाएगा। इसी के अंदर जो होगा पिस्टन आपका ऊपर नीचे जा रहा है इस तरह, है ना, टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर तक जा रहा है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, एक तरह समझ लेना कि मेरा सिलेंडर वॉल हो गया, दिस इज जो सिलेंडर वॉल, अगर ऊपर से नीचे तक जाएगा तो सिलेंडर वॉल हो गया। तो सिलेंडर वॉल में क्या कर रहा हूं, एक सेक्शन को यहाँ पे कट किया, देखो ये इस थिकनेस इसका है ना, थोड़ा सा थिकनेस है, ये थोड़ा सा थिकनेस आपको नजर तो आ रहा है ना, ये थोड़ा सा थिकनेस आपको नजर आ रहा है, ये थिकनेस,
इस थिकनेस को मान लो कटिंग करके मैं यहाँ पे सीधा कर दिया हूँ और इसको मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, इसको, ये जो है ना सिलेंडर का वॉल है, ये समझ गए ना, ये समझ गए ना किसको लिया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो इस तरह का सिलेंडर वॉल होता है, ये सिलेंडर जो वॉल होता है, इसी के अंदर आपका पिस्टन जो हो आपका रेसिप्रोकेट करता है, ऊपर नीचे जाता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो सिलेंडर वॉल को एक सेक्शन काट लिया गया है। सपोज करो कि मैं इस सेक्शन को यहां से लेकर यहां तक को आपको दिखा रहा हूं, इतना सेक्शन को कटिंग करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये इसको सेक्शन को कटिंग करके दिखा रहा हूं। ओके, अब ये दिखाने के पीछे मकसद क्या है कि जो अंदर में जितना गर्म हो रहा है, बाहर आता है कितना वो खुद ही ठंडा हो जाता है, पहुंचता कितना तक है, क्योंकि बाहर में हम ठंडा करेंगे, एयर कूलिंग करेंगे, अंदर तक तो एयर घुसा नहीं देंगे, है ना, क्योंकि एयर घुस जाएगा तो दिक्कत होगा। क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, क्रॉस सेक्शन बोल सकते हो, क्रॉस सेक्शन तो नहीं लेकिन एक छोटा सा पार्ट को लिया, हाँ बोल सकते हो क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन तो बेसिकली होता क्या, क्रॉस सेक्शन का एक्चुअल मीनिंग आपको पता है कि नहीं, किसी चीज को अंदर में देखना चाह रहे हैं तो अंदर नहीं, ये वॉल को बस कटिंग कर दिया, हाँ बोल सकते हो कि ये मान लो इस तरह करके जो आपका है ना, ये जो आपका है सिलेंडर है ना, सिलेंडर वॉल बड़ा खराब बना दिए भाई, एक सेकंड, ये मान लो आपका ये आपका सिलेंडर है ना, तो मैं बस यहां से लेकर इतना सेक्शन को उठाया हूं, इतना ही उठाया हूं, इतना पार्ट को उठाया हूं, बस इसी को मैं दिखाना चाह रहा हूं। ऐसा क्यों दिखाना चाह रहा हूं कि इसके अंदर में क्या है, अंदर में आपका कंबसन हो रहा है, यहां पे अंदर में क्या हो रहा है, कंबसन हो रहा है, तो कंबसन का टेम्परेचर बहुत राइज होगा। और बाहर में क्या है, बाहर में तो आपका एयर है, इन्वायरमेंट है, तो ये बाहर में अंदर में जो गर्मी है वो भाई सिलेंडर वॉल के थ्रू ही तो बाहर आ रहा है, पहले वो गर्म हो रहा है। जब आप देखते हो ना कभी आपका बाइक चलता बहुत तेजी से, जो साइलेंसर हो गया, इंजन हो गया, छूते हो तो गर्म लगता है, यानी अंदर में जो कंबसन हुआ है उसके वजह से वो आपका हीट को ट्रांसफर कर दिया है थ्रू दी सिलेंडर वॉल, आपको बाहर आ चुका है और बाहर में भी आपको गर्मी लगेगा। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? तो यही हम समझना यहाँ चाह रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेंडर वॉल को यहाँ पे क्रॉस सेक्शन को ही लेता हूँ, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मैं ले लिया हूँ सिलेंडर वॉल का क्रॉस सेक्शन, तो ये मान लेता हूँ कि क्या है, ये मेरा सिलेंडर वॉल का क्रॉस सेक्शन है, ये क्या मेरा सिलेंडर वॉल का क्रॉस सेक्शन है, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर वॉल, ठीक है, ओके। अब बारी आता है सर इधर उधर क्या है, तो देखो दोनों साइड में, एक साइड हम लोग लिए आउटर साइड ऑफ द सिलेंडर, आउटर बोले तो सिलेंडर है इस तरह करके, है ना, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये मेरा सिलेंडर है, तो सिलेंडर के अंदर आपका आग उग लग रहा है, यही फ्यूल गया है, वही कंबसन पूरा ढका हुआ है, और बाहर में क्या, बाहर में तो हवा है, ये तो ठंडा करेगा इसको। तो आउटसाइड ऑफ दिस सिलेंडर करने वाला है एयर फिल्म, एक फिल्म जैसा एक लेयर है, हवा का एक लेयर है जो इसको ठंडा कर रहा है ना, तो यहाँ का जो फ्लूइड है, जो हवा है, उसको हम लोग मान ली एयर फिल्म, और अंदर में जो है इनसाइड दी इनर साइड ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर में जो है जहां पे कंबसन हो रहा है, वहां जहां पे आपका क्या हो रहा है, कंबसन हो रहा है, देखो यहाँ पे कंबसन चेंबर है, कंबसन अंदर में हो रहा है ना, ये अगर मान लेते हैं तो समझो कि कुछ इस तरह से रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, और ये आपका कुछ ऐसा आपका है, ऐसा है। तो ये अंदर वाला मैं बात कर रहा हूं, अंदर में क्या, अंदर में आपका इनर साइड ऑफ सिलेंडर में क्या हो रहा है, कंबसन वगैरह हो रहा है, अंदर में कंबसन वगैरह हो रहा है। तो यहाँ पे अंदर में कौन सा फ्लूइड है, तो अंदर में जो फ्लूइड है ना, देखो आप ना डियर स्टूडेंट, श्रवण जो आप बोले है ना, ये हीट ट्रांसफर हम लोग, सही बात है, हीट ट्रांसफर के थ्रू भी इसका निकाल सकते हैं हम लोग, कितना ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसका यहाँ जरूरत है ही नहीं। अगर आपको यहाँ पे हीट ट्रांसफर निकालने बोलेगा तो यू कैन यूज दी सेम फॉर्मूला ऑफ द हीट ट्रांसफर, जो हम लोग एचटी में पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर में पढ़ते हैं, है ना, कंडक्शन कन्वेक्शन, तो हमें कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों देखने को मिलेगा, राइट। तो वो सभी चीजों को जो मैं अभी तो लास्ट में थोड़ा बहुत बता दूंगा, क्योंकि वो यहाँ पे पूछेगा नहीं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप अभी देखो ध्यान दो, ठीक है। हाँ, ये बोल सकते हो कि जो थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन हम लोग लेते हैं ना, डीएक्स ले लेते हैं पूरा, अगर एक्स लेते हैं तो डीएक्स, जैसे किसी भी, चलो मैं बता ही देता हूँ, ये पूरा का पूरा एरिया मान लो, है ना, एरिया है, तो अगर मैं छोटा सेक्शन को लेता हूँ ना, तो इसको छोटा सेक्शन को लेता हूं तो मैं इसको बोल देता हूं कि ये मेरा एरिया कैसा है, छोटा एरिया को बोला जाता है, जैसे डी ए बोल लो, तो अगर पूरा का पूरा एरिया ए है, तो अगर ए में ले लेता हूं डी ए, तो एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन या फिर स्मॉल एरिया को लिया जाता है, ठीक है। तो सर छोटा सा एरिया को यहाँ पे मैं लेके समझा रहा हूँ सिलेंडर का, ठीक है। तो अंदर में क्या है, अंदर में मेरा गैस फिल्म है और बाहर मेरा एयर फिल्म है, अंदर में भी फ्लूइड है, बाहर में भी फ्लूइड है, अंदर में आपका गरम गरम है, अंदर में, बाहर में आपका ठंडा ठंडा है, बाहर को कहा जाता है आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर, अंदर में कहा जाता है इनर साइड ऑफ द सिलेंडर, जहां पे कंबसन हो रहा है। नाउ मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, मेन पॉइंट ये है कि अंदर में जो गर्म हो रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर कहां तक राइज जा रहा है, तो सर जी 2800 केल्विन तक जा रहा है, जो मैं अभी डिस्कस करा, ये क्या हो रहा है, अंदर में है, लेकिन वो जो 2800 केल्विन गर्म हुआ अंदर में कंबसन के टाइम पे, उसके बाद जब ये आपका सिलेंडर वॉल पे जाकर टच करता है ना, अंदर का टच करता है, तो बहुत घट जाता है, बहुत घट जाता है, कितना, ये पहुंच जाता है 450 केल्विन के आसपास। तो ये 2800 हो गया इनर, इनसाइड द सिलेंडर, टेम्परेचर ऑफ द इनसाइड सिलेंडर, एंड 450 केल्विन हो गया सिलेंडर का वॉल, यानी टेम्परेचर ऑन द सिलेंडर वॉल, यानी 450, देखो इतना घट चुका। अब
ये सिलेंडर का वॉल का जितना थिकनेस होगा उसको तो पार करना पड़ेगा हीट को ट्रांसफर करने के लिए, हीट ट्रांसफर करेगा, तो ये पार करते करते और ड्रॉप करता है और लगभग 50 डिग्री केल्विन और ड्रॉप हो जाता है और ये पहुंच जाता है कितना 400 तक। कितना पहुंच जाता है 400 तक। अब आपको जो ठंडा करना है वो करना आपको 400 को है। किसको करना 400 को, और 400 को लगभग 300 तक लाना है या फिर 200 तक लाना है। तो आपको किसको करना है, आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है इस 400 को। 2800 ध्यान नहीं रखना है कि 2800 सर 1800 केल्विन है उसको ठंडा करना, नहीं नहीं नहीं, वो पहले बाहर तो आ जाए, वो आते आते मात्र 400 केल्विन ही पहुंचता है। तो 400 केल्विन को आपको क्या करना, थ्रू दी एयर फिल्म, जो बाहर में हवा वगैरह है, अभी तो हम लोग बात करेंगे वाटर कूलिंग के भी, तो या तो एयर हो गया या वाटर हो गया, इनसे जो ठंडा करेंगे ये 400 को ठंडा करना। मेरे टारगेट क्या है 400 को, कि 400 को कम करो। 400 को कम करके मान लो मैंने 300 कर दिया, तो ये कूलिंग रिक्वायर्ड है। 300 अगर कर दिया या 200 कर दिए तो इतना इनफ है, इतना कर दे तो आपका काम बन गया। तो बस आपको करते हो लगभग 100 से लेकर 150 या 200 केल्विन तक आप टेम्परेचर को ड्रॉप करवाते हो, राइट। तो ये हो गया कहानी। अब इसके लिए हम लोग को जानना है कि ये जो 400 से लेकर 300 तक जा रहे हैं या 200 तक जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग करते हैं कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं अलग अलग तरह का, राइट। क्लियर माय पॉइंट और नॉट। चलिए अब यहां पे जो टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है, आपको हीट ट्रांसफर में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता है हीट ट्रांसफर जो करता है 3 तरीके से होता है। एक होता है मेरा कंडक्शन, एक होता है मेरा कन्वेक्शन और एक होता है मेरा रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि कोई चीज अगर गर्म है उसको आप छुओगे तो आपको गर्म लगेगा। तो गर्म क्यों लगा, क्योंकि उसका हीट आप में आ गया, आप ठंडे हैं लेकिन छुओगे तो वो भी गर्म, गर्मा गर्म कोई चीज को छुओ आपको गर्मी लगा, क्यों, हीट ट्रांसफर हो गया। तो वो कहलाएगा मेरा कंडक्शन। तो कंडक्शन के लिए कब होता है हीट ट्रांसफर, जब फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। कन्वेक्शन जब मीडियम होता है, जैसे हवा, कोई चीज वहां गर्म है, आग के पास आप गए तो आपको भी गर्मी लग रहा है, तो हवा मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल गर्म हुआ, वो ट्रांसफर किया मीडियम के थ्रू आपके पास हीट पहुंचा, तो वो कहा जाता है कन्वेक्शन। ठीक है, जैसे वाटर गर्म, मान लो गर्मा गर्म आप पानी, कोई टब है आप गए तो आपको गर्मी लगा, तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल वाटर मीडियम के थ्रू कोई गर्म हो रहा है तो आपको तक पहुंच रहा है। और रेडिएशन होता है जहां पे नो मीडियम रिक्वायर्ड, कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, सन का, सन से, क्योंकि सन जो रहता है ना, सन यहाँ पे है और बीच में यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ के बीच में यहाँ पे वैक्यूम रहता है, आपको पता है ना, पूरा वैक्यूम है, कोई मीडियम ही नहीं है, तो फिर पे कैसे पहुंच रहा है, तो रेडिएशन के थ्रू। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सन का जो लाइट होता है, सन का जो रे होता है ना, वो क्या होता है, वो खुद फोटोन के रूप में रहता है, पैकेट ऑफ फोटोन रहता है। पैकेट मतलब कि समझ लो कि जो रे, जो सनलाइट होता है ना, वो जो आता है ना, वो बहुत सारा पैकेज के रूप में आता है। ये सभी सनलाइट का पैकेज वगैरह है, मतलब फोटोन है, फोटोन कहा जाता है। उसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल्स रहता है लाइट का, वो खुद मीडियम अपने आप क्रिएट करने लगता है, ट्रेवल करता है, तो उसको किसी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता। तो इन तीनों में कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों यहाँ पे देखने को मिला। कंडक्शन क्यों, फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो देखो आपका यहाँ पे है ना ये सिलेंडर वॉल, तो इस सिलेंडर वॉल के चलते यहाँ पे जो भी आपको देख लो, अगर मैं बात करूँ सिलेंडर वॉल का, एक सेक्शन में इसको मान लेता हूँ और दूसरा सेक्शन यहाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ड्रॉप तो किया टेम्परेचर, देखो ड्रॉप करते हुए जा रहा है, फिर तीसरा तो और ड्रॉप किया, तो 1 2 3 तो ड्रॉप करते यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, और बाहर में ठंडा हो रहा है एयर के थ्रू, तो कन्वेक्शन, और यहाँ भी कन्वेक्शन। तो आप हीट ट्रांसफर के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है। लेकिन अभी उसका बात नहीं है, ये जो आप सरवण पूछे तो मैं आपको बता दिया, क्योंकि वो यहाँ पे कूलिंग में कभी हीट ट्रांसफर के बारे में नहीं पूछेगा। ये आप पढ़ते हो एचटी में, इस तरह का कोई हम लोग लेते हैं कोई वॉल या जोड़ देते हैं तो कैसे हीट ट्रांसफर वगैरह करते हैं, वो एचटी में पढ़ने की बात है। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं कूलिंग का। ठीक है, श्रवण समझ गए ना, आपके मैं बात कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं पूछने वाला आपको है। तो यहां तक ये समझ गए कि इतना राइज वगैरह कब कब करता है और मुझे कितना टेम्परेचर को कम करने का जरूरत है, ये मैं आपको समझाया। नाउ अब उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन वी हैव टू फॉलो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ आता कि सर जी अगर हम लोग कूलिंग नहीं करेंगे तो क्या क्या दिक्कत होगा, भाई बहुत दिक्कत होगा। सबसे पहली बात आपका एफिशिएंसी घटेगा, तो जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हो। दूसरा चीज नोकिंग होगा, डिटोनेशन होगा, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि आपका इंजन जो है वो आवाज जगह करे। इसके अलावा आपका क्या बोल सकते हैं कि टीयर वियर होगा, है ना, ओवर हीटिंग के चलते आपका चीजें, कोई चीज जल भी सकता है अंदर में, कोई पार्ट्स आपका टीयर वियर के चलते टूट फूट सकता है ना, और बहुत सारा चीज की आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप चाहते हो कि किसी ना किसी तरह करके हमको इंजन को बचाना है, इसका एफिशिएंसी ज्यादा भी मिले, टेम्परेचर भी मेंटेन हो, लेकिन ओवर हीट के चलते कोई खराबी ना हो, तो उसके वजह से आप क्या करते हो, कूलिंग करते हो, है ना। तो सेम चीज को यहां लिखा गया है, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन वी फॉलो द 2 टाइप ऑफ कूलिंग। जनरली वी यूज 2 टाइप ऑफ कूलिंग। तो 2 तरह का हम लोग कूलिंग सिस्टम करते हैं। सर इंजन सीज हो जाएगा, हाँ बिल्कुल वही बात है, इंजन सीज भी हो सकता है ओवर हीटिंग के चलते, है ना। अब देखो प्रॉब्लम बहुत हो सकता है ना,
प्रॉब्लम बात करेंगे तो आप खुद देखो, ऐसा तो हो नहीं, आप खुद इंजीनियर हो तो आप खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि कोई चीज़ को अगर गर्म करेंगे तो कितना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन एज ए इंजीनियर हम लोग फोकस ज़्यादातर क्या करते हैं, हम लोग फोकस ज़्यादातर करते हैं दो चीज़ों पे। एक, इफिशिएंसी भाई मेंटेन होना चाहिए, है ना, इफिशिएंसी सेम मिलना चाहिए, और इंजन काम करना चाहिए, और इंजन काम करना चाहिए और अच्छा से काम करना चाहिए। अच्छा से मतलब विदाउट एनी साउंड वगैरह। इसलिए दो चीज़ के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना, एक तो नॉकिंग और दूसरा एफिशिएंसी। ये दोनों ड्रॉप नहीं करना चाहिए। बाकी सीज हो सकता है, खराब हो सकता है, ड्रॉप ब्रेकडाउन कर सकता है आपका इंजन, है ना, बर्नआउट हो सकता है, काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, आपका फ्यूल ज़्यादा बर्बादी हो सकता है, वही बात है, फ्यूल ज़्यादा अगर वेस्ट होगा तब भी आपका एफिशिएंसी घटेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कूलिंग करेंगे। तो एक होता है मेरा एयर कूलिंग, एक होता है वाटर कूलिंग। एयर से भी करते हैं, वाटर से भी करता है। फिर क्वेश्चन ये आता है, सर जी दो बार क्यों यूज़ करेंगे, अगर एयर से काम चल जा रहा है तो वाटर का क्यों यूज़ किए। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। पहली बात, एयर का करने का फायदा क्या होता है कि आपको फ्री मिल रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, फ्री मिल रहा है, फ्री आपको एयर मिल रहा है। अच्छा, बोलेंगे सर वाटर भी तो फ्री मिल रहा है, आप समझे नहीं मेरी बात। फ्री का मतलब क्या है कि एयर कूलिंग के लिए आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट लगाने का जरूरत नहीं है। याद करो, आज के लेक्चर से पहले मैंने डाला था फिंस। अब देखो ट्रांसफार्मर कैसा रहता है, अगर आप ट्रांसफार्मर मैंने बताया था तो ट्रांसफार्मर के चारों ओर इस तरह फिंस निकल रहा था, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह निकला हुआ रहता। आप ध्यान दिए अगर दिए होंगे तो ऐसा ऐसा निकला हुआ रहता है। ऐसा क्यों निकला हुआ रहता है, ऐसा निकला हुआ रहता है क्योंकि एरिया को हम लोग बढ़ा रहे हैं। एरिया, मान लो मेरा हाथ को मेरा ठंडा करना है, अगर मैं मेरा हाथ को ठंडा करना चाहता हूँ, है ना, तो ठंडा हो रहा है, इतना एरिया ही सबसे हीट निकल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर और एरिया को बढ़ा दूं, यहाँ लगा दूं इस तरह करके, इस तरह का ढेर सारा लगा दूं कोई चीजें, तो अब क्या होगा, हीट तो ट्रेवल करेगा, हीट कंडक्टर का मेटल के थ्रू, मान लो ये भी मेटल है ना, और मेरा हाथ भी मेटल का था, तो यहाँ एरिया इसका बढ़ गया, तो अब मेरा हीट क्या होगा, हीट मेरा पेन के थ्रू भी जाएगा। अब यहाँ भी एयर वगैरह जा रहा तो इसको भी ठंडा करेगा, तो हीट इधर से भी जा रहा। क्लियर माय पॉइंट। ये वही समझ लो ना कि आपको पानी जा रहा, इस पानी को निकालना है। आप मात्र एक पाइप से निकाल रहे हो पानी, तो पानी को निकालने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इधर भी पाइप जोड़ दिया हूँ, इधर भी पाइप जोड़ दिया हूँ, तो जल्दी पानी बाहर चल जाएगा। ये सेम चीज होता है, आप एरिया बढ़ाते हो, टारगेट होता है एरिया बढ़ाना। इसीलिए देखोगे बाइक का इंजन भी देखोगे ना, तो बाइक का भी इंजन जो रहता है, आप देखो वहां पे इस तरह से निकला हुआ रहता है, ये सही फिंस निकला हुआ, इसको कहा जाता है एक्सटेंडेड एरिया। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोजेक्टेड एरिया जो है बाहर निकल रहा था, ताकि वी इंक्रीज द रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, उसकी रेट ऑफ कूलिंग को बढ़ाते हैं, या फिर हीट ऑफ इंक्रीज दी हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है, हीट ट्रांसफर रेट को, यानी हीट जल्दी बाहर निकले, बाहर निकलने के लिए एरिया चाहिए, है ना। ये आपका जो, अगर मैं इस तरह करके फिंस बना दूंगा, इस तरह करके फिंस बना दूंगा, ऐसा फिंस बना दूंगा इस तरह से, तो हीट मेरा अब क्या होगा, हीट मेरा सिर्फ इधर से नहीं लेगा, इधर भी हीट जाएगा, इसके थ्रू भी इधर से जा रहा है, इधर इधर से जा रहा है, इधर इधर से जा रहा है, चारों तरफ से निकल रहा है, तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये होता टारगेट। तो पहली बात, एयर में क्या होता है, मैं जब बोल रहा हूँ कि एयर फ्री है, इट्स इन सेंस कि आपने बस क्या करा, इंजन में फिंस लगा दिया, एक्सटेंडेड एरिया निकाल दिया, बस हवा चल रहा, ठंडा हो रहा। यहाँ पे आपने कुछ एक्स्ट्रा सिस्टम लगाया नहीं। लेकिन जब आप वाटर कूलिंग करते हो ना, तो वाटर कूलिंग में स्पेशल आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा, वाल्व लगाना पड़ता है, पंप लगाना पड़ता है, ट्यूब लगाना पड़ता है, जिसके थ्रू पानी आपका जाएगा। जैसे आप क्या करोगे, अगर आप वाटर कूलिंग करते हो तो वाटर कूलिंग के, मान लो ये मेरा इंजन है, तो इंजन को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसके चारों ट्यूब लगा देते हैं, इसी ट्यूब में आपका वाटर जाता है। तो यहाँ पे देखो आपका खर्चा बढ़ गया ना। अब वाटर को पहुंचाने के लिए पंप रहता है, पंप के थ्रू यह वाटर पहुंचाया जाता है, तो देखो पंप का आपका हो गया खर्च, है ना, वाटर ट्यूब का खर्च हो गया। इसके अलावा ये खराब भी तो हो सकता है, इसको बार बार हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट मांगेगा। कुछ दिन के बाद आप चेक कराओगे, सर मेरा वाटर कूलिंग हो नहीं रहा है ना, तो भाई कुछ पंप में खराबी है, वाटर ट्यूब में खराबी है, तो फिर लगाओ, तो पैसा आपका बार बार लग रहा है ना। तो इसके लिए मिनिमम कॉस्ट, एक बार इनिशियल कॉस्ट लगता है। क्या लगता है, इनिशियल, जब आपका इंजन बनता है तभी फिंस का आपको कॉस्ट जोड़ के आपको दे देगा। अब आपको कभी भी चेक कराने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ठंडा हो रहा है। लेकिन वाटर कूलिंग जब आप करते हो, है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीजें को ध्यान रखना पड़ता है, मतलब यहाँ पे कॉस्ट आपको ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बात करेंगे सर तो फिर वाटर का क्यों करते हैं काम, अगर इतना ही बात है तो हम लोग एयर कूलिंग ही करेंगे ना, वाटर कूलिंग क्यों करेंगे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, तो करते इसलिए डियर स्टूडेंट क्योंकि ये इससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा होता है। अब बोलेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ डियर कि ये जितना ठंडा करेगा ये कई गुना ज्यादा, ये उससे ज्यादा अच्छा ठंडा करता है वाटर से। अनइवन आपका कूलिंग नहीं करेगा। अब बोलेंगे सर अनइवन कूलिंग मतलब देखो समझो, ये इंजन है और आप बाइक को चला रहे हो या कार को चला रहे हो, जैसे भी, और आप बाइक चला रहे हो सकता है आप स्पीड चला रहे हो ना, और टर्न वगैरह ले रहे हो, घूम रहे हो, तो एक साइड से हो सकता है ज्यादा एयर जा रहा हो, है ना, अदर साइड से एयर कम जा रहे हो, तो इधर ज्यादा ठंडा कर रहा है, इधर कम ठंडा कर रहा है। अनइवन आपका कूलिंग हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। लेकिन वाटर क्या होता है,
प्रॉपर कूलिंग तक करता है, पहली बात। सेकंड चीज, आप अगर देखोगे डेंसिटी, डेंसिटी तो पता नहीं, डेंसिटी घनत्व कहते हैं जिसको रो से दिखाते हैं, और डेंसिटी घनत्व क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल मास अपन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन को क्या बोलते हैं, घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो डेंसिटी अगर बात करेंगे एयर का, तो एयर का होता अगर 1 के आसपास, तो इसका होता है 1000 के आसपास, यानी ये समझ लो इसके डेंसिटी इतना ज्यादा है, तो ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी इसमें ज्यादा होगा, 1000 गुना ज्यादा। क्लियर माई पॉइंट और नॉट? अगर इसका डेंसिटी कम है, मतलब समझ रहे हो ना, एयर में मोलिकुल एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में देखेंगे तो इसमें मोलिकुल कुछ आपका 3-4 है, लेकिन इसमें बहुत मोलिकुल है, करोड़ों मोलिकुल है, तो वो कैरी करेगा हीट को और बाहर करेगा, तो यानी ये ज्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, तो यानी हीट ट्रांसफर रेट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इन केस ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट मुझे ज्यादा देखने को मिलता है, हीट ट्रांसफर रेट जो होता है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है, यानी कि रेट ऑफ जो कूलिंग होता है, रेट ऑफ कूलिंग। अच्छा, जब मैं बोलता हूं रेट, रेट मतलब टाइम का बात कर रहा हूं, ये जितना टाइम में ठंडा करेगा एयर, उससे ज्यादा टाइम पे, मतलब उससे कम टाइम पे ठंडा कर देगा। अगर ये एक इंजन को ठंडा करने में एक पर्टिकुलर मान लो 400 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस या केल्विन तक आने में, 100 डिग्री केल्विन को ठंडा करने में अगर आधा घंटा लग रहा, तो हो सकता है ये मेरा 10 मिनट में कर दे। तो दैट्स वाई हम लोग प्रीफर करते हैं वाटर को भी, लेकिन एयर को भी किया जाता है, एयर को भी करते हैं। अब आप मेरे से ये पूछेगा, अगर इतना अच्छा है सर तो वाटर ही करेंगे, फिर एयर क्यों करते हैं? पहला सबसे बड़ी बात है कि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह कम पड़ता है ना, और एक बार आपका बन गया फिर लाइफ भर आपका जब भी चलेगा वो ठंडा करेगा, तो अच्छी बात है ना, कुछ तो आपका यहाँ पे कॉस्ट वगैरह घटा है ना। और दूसरा चीज क्या है, ये यूज किया जाता है छोटे आपके आपके इंजन वगैरह में, है ना, स्मॉल व्हीकल वगैरह में, या इंजन बोल के चलते हैं आप, कोई भी व्हीकल में डालो, इंजन में डालो, तो स्मॉल इंजन वगैरह में हम लोग यूज करते हैं एयर कूलिंग का, एयर कूलिंग का, जहां पे वाटर, क्योंकि देखो ये बड़ा जगह भी लेगा, वाटर कूलिंग के लिए बड़ा जगह देगा। रेडिएटर वगैरह देखे होंगे ना, कार में लगाया जाता है, क्या रेडिएटर आपके बाइक में रहता है? नहीं ना, इसमें आपका एयर कूलिंग ही किया जाता है। छोटा जगह ना, कहां से इतना चीज आएगा? अभी देखो टेक्नोलॉजी इतना बिल्डअप हो गया है, आज का मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखोगे फिर भी आज के टाइम तक भी देखो, है ना, स्पेसिफिक ऑफ वाटर इज मोर देन दी कूलिंग, स्पेसिफिक ऑफ वाटर इज मोर देन एयर, मोर कूलिंग। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दिवेश, आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। मैंने आपको डेंसिटी बता दिया, है ना, मैंने आपको बता दिया, और क्या बताया, तो आप बेल से देखो, ये बड़ा बड़ा अच्छा टॉपिक मुझे मिल गया, मैं बहुत अच्छा बोले दिवेश कि स्पेसिफिक हीट अगर बात करेंगे तो वाटर का ज्यादा होता है, तो ज्यादा रेटिंग, तो बहुत सारा फैक्टर हो जाता है। समझ आए मेरी बात की नहीं? चलिए अभी हम लोग वैसे जो आपने कहा ना स्पेसिफिक हीट, इसके बारे में देखिएगा, अभी मैंने आपको साइड नोट डाउन भी करा हूँ इसके बारे में, है ना, यहाँ पे मैं करा हूँ, देखोगे कि स्पेसिफिक हीट के बारे में मैंने कहीं ना कहीं तो मेंशन करा है कि आपको स्पेसिफिक हीट इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। खैर, तो देखो ये एक नया टॉपिक मिल गया, मतलब नया अच्छा पॉइंट मिला कि स्पेसिफिक हीट इसको ज़्यादा होता है, तो ये सब रीजन की वजह से क्या होता है, इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, ये थोड़ी बड़े इंजनों में करा जाता है, ठीक है, बड़े इंजनों में करा जाता है। आप कार वगैरह में देखोगे, बस वगैरह में देखोगे, ट्रेन में तो नहीं, ट्रक वगैरह में देखोगे, है ना, क्योंकि वो तो ट्रेन आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वो पहले का जमाना का बात था कि चला जाता था कंबसन इंजन के द्वारा चला जाता था, ठीक है, लेकिन अभी जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी चलता है। तो कार, बस, ट्रक बड़ी बड़ी हाँ में किया जाता है वाटर कूलिंग, और छोटे छोटे बाइक वगैरह, स्कूटर वगैरह हो गया, है ना। और कुछ आपका मशीन का बात करें, एग्रीकल्चर मशीन, जो देखते हो छोटा ट्रक होता है ना, छोटा छोटा मशीन होता है, उस जगह भी यूज किया जाता है, किसका, एयर कूलिंग का। तो मैंने आपको लगभग लगभग चीजें बता दिया, लगभग लगभग चीजें जो है ना, आप समझ जाओ, जो मैंने बता दिया ये आप समझ गए होंगे कि क्या होता है एयर कूलिंग, क्या होता है वाटर कूलिंग। नाउ अब हम लोग देखेंगे, जो मैंने बताया उसी को मैं बता दूंगा अभी, और क्या है जो मैं बताया ना वो समझ लो, पूरा पूरा ये पेज खत्म हो गया, है ना, ये पेज भी ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब थोड़ा टाइप के बारे में बात करेंगे, वाटर कूलिंग का अलग अलग टाइप हम लोग करते हैं, मतलब डिजाइन करते हैं अलग अलग तरीके से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले बताइए कि यहां तक क्लियर हुआ ना, यहां तक जो मैंने बताया वो सभी चीज समझ गए, बताइए, वो सब समझ गए ना? एक बार मुझे बताइए, फिर फटाफट देखो, अभी 5 मिनट में ना लवा होगा, मैं बहुत सारा टॉपिक को क्लियर कर दूंगा, कम से कम एयर और वाटर का इनिशियल हो जाएगा, फिर टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। आप बताइए, क्या यहां तक सभी चीजें क्लियर है डियर? क्लियर है ना श्रवण? चलिए बोल रहे सर क्लियर है। ठीक है, नाउ
अब जो चीज़ें मैंने कहा उस चीज़ों को चलो एक बारी जो लिखा गया देख लेते हैं। जैसे एयर कूलिंग सिस्टम, इट इज़ मोस्टली यूज इन स्मॉल इंजन, जैसे मैंने कहा छोटे छोटे इंजनों में यूज़ करते हैं, जैसे आपका टू व्हीलर हो गया, एग्रीकल्चर मशीन वगैरह हो गया, यहाँ पे यूज़ करते हैं, है ना। इन दिस वी प्रोजेक्टेड द एरिया ऑफ द हीट एक्सपोजर। हम लोग एयर कूलिंग करने के लिए क्या करते हैं, हवा जाएगा तभी तो ठंडा करने का पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया को प्रोजेक्टेड कर देते हैं बाहर में, है ना, ओपन टू एयर, एयर में एक्सपोज कर देते हैं, एरिया को बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मेरा हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है और उसको कहा जाता है फिन्स। ये जो प्रोजेक्टेड एरिया रहता है ना, एक्सपोज टू दी एयर, इसको फिन्स कहा जाता है। जैसे देखो ये आपका इंजन ब्लॉक है विदाउट फिन्स, तो इंजन ब्लॉक अगर मैं डायरेक्ट इस तरह ले लेता हूँ, एक क्यूबिक टाइप का मान समझ लो कि मेरा क्या, दिस इज योर इंजन ब्लॉक है, ये क्या मेरा इंजन ब्लॉक है, और इसमें कोई भी फिन्स वगैरह नहीं है, तो फिन्स वगैरह अगर नहीं है, मैं पूरी तरह से ब्लैक कलर का इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, ये समझ लो इसमें फिन्स नहीं है। तो अगर इसमें फिन्स नहीं है तो आपका हीट कैसे निकलेगा, बस चारों ओर से निकलेगा, उसके अलावा तो और कोई चारा है नहीं, है ना। तो हीट निकलेगा ऊपर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, है ना, इधर से हीट निकलेगा, इधर से निकलेगा, इस साइड से भी हीट निकलेगा, इस साइड से भी हीट निकलेगा, और इस साइड से भी निकलेगा, बस यही एरिया इसके पास है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिन्स लगा देता हूँ, फिन्स मतलब देखो प्रोजेक्टेड एरिया लगा दिया इस तरह से, इस तरह से, ऐसे 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 यहाँ पर लगा दी, इधर भी लगा लो, ऐसे ऐसे करके फिन्स निकाल लो, है ना, प्रोजेक्टेड एरिया। फिर सेम चीज़ इधर लगा देंगे हम लोग, निकाल देंगे, इधर भी इस तरह का निकाल देंगे। तो अब क्या हो गया, अब देखो इतना सारा एरिया इसको मिल जाएगा ना, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ 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 से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हर जगह से आपको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी एरिया इसका बढ़ जाएगा, तो कूलिंग रेट भी इसका क्या होगा, घटने लगेगा, कूलिंग रेट काफ़ी ज़्यादा इसका घट जाएगा, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ कूलिंग जल्दी ठंडा हो जाएगा, राइट। चलिए तो अच्छा, इसके बाद बात करेंगे, सर जी एक चीज़ मुझे बताइए, जो फिन्स को लगाते हैं, क्या इसका कोई आपका क्या सर, ऑयल कूलिंग टाइप ऑफ कूलिंग में भी आएगा क्या, टाइप कूलिंग में, हाँ ऑयल भी आ सकता है, लेकिन ऑयल कूलिंग बेसिकली हम लोग लुब्रिकेशन में पढ़ेंगे, है ना, लुब्रिकेशन में पढ़ेंगे, वो बेसिकली लुब्रिकेशन में आ जाएगा। कूलिंग का काम होता है इंजन को ठंडा करने का, वो लुब्रिकेशन में आ जाएगा। एयर कूलिंग बहुत ही कम किया जाता है ना, एयर कूलिंग बहुत ही लिमिटेशन है, लेकिन हाँ आप ये बोल सकते हो कि हम लोग पढ़ेंगे आपके किस में, बोलिए तो लुब्रिकेशन में पढ़ेंगे। क्लियर माय पॉइंट, और मैं आपको समझाऊंगा क्या कि जैसे लुब्रिकेशन से भी टेम्परेचर ड्रॉप करता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग और लुब्रिकेशन, या फिर डायरेक्ट डिफरेंस अगर मैं बात करूंगा कि कूलिंग का और लुब्रिकेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों का टारगेट होता है टेम्परेचर को ड्रॉप करना, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों को ही सिस्टम में करना पड़ता है। सिर्फ अगर आप एयर वाटर कर रहे हो, लुब्रिकेशन नहीं करोगे, तब भी दिक्कत है। तो वो क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है, ठीक है, समझ आए मेरी बात कि नहीं दिवेश, चलिए ओके डियर। चलिए, और ऐसा नहीं है, जैसे अगर आप जोड़ना चाहोगे ना थर्ड टाइप पे ऑयल कूलिंग, तो यू कैन ऐड एयर कूलिंग भी, हम लोग ऑयल कूलिंग भी करते हैं, ऑयल कूलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप ऑयल कूलिंग पढ़े हो, मैं यहाँ पे ऐड क्यों नहीं कर रहा हूं, एक इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मकसद है। ऑयल कूलिंग जो होता है, यहाँ पे देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, टॉपिक हम लोग का क्या, कूलिंग करना, ऐसे इंजन को ठंडा करना। लेकिन जो आपका ऑयल कूलिंग होता है, ये इंजन को ठंडा कम करता है, लेकिन इससे जो सल्फर कंटेंट होता है ना, उसको निकालने में ज़्यादा ये हेल्प करता है। समझिए मेरी बात की नहीं, जो ऑयल कूलिंग होता है ना, ये यूज किया जाता है इंजन ऑयल को एज ए कूलेंट की तरह काम करता है, लेकिन टिपिकली ये रिमूव करता है सल्फर, सल्फर आपका रिलीव करता है थ्रू दी हीट फ्रॉम दी इंटरनल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन से के थ्रू ये मेरा सल्फर को हीट से करके बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो इसमें ज़्यादा यूज किया जाता है। समझ आया मेरी बात की नहीं, समझ आया। और आप एयर कूलिंग को थोड़ा डाल सकते हो लुब्रिकेशन में भी, क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, मेरा मेंटेन करता है विस्कोसिटी को, है ना, मेंटेन करता है विस्कोसिटी को और लुब्रिकेशन को भी मेंटेन करता है, तो ये घुमा फिरा के वाला चीज है, ठीक है। और हाँ, अगर आप कोई भी कूलिंग है तो ठंडा थोड़ा बहुत तो करेगा ही करेगा, लेकिन मेन आपका वाटर और एयर कूलिंग हो जाता है। इसलिए मैं वाटर, देखो ऑयल कूलिंग का बहुत सारा काम हो जाता है, ये इंजन को ठंडा भी करता है, सल्फर कंटेंट को हटाने का भी काम करता है, लुब्रिकेशन को मेंटेन भी करता है, क्योंकि ऑयल है लुब्रिकेशन की तरह बिहेव करता है, तो ये पर्पस तीनों चारों हो जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ,
है ना। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इन दोनों के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे फिन्स हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि फिन्स का साइज वगैरह, विड्थ वगैरह, लेंथ वगैरह क्या होता है। देखो, तो ये ना बेसिकली डिपेंड करता है आपके इंजन ब्लॉक कितना बड़ा है। इंजन ज़्यादा बड़ा है तो उसमें नंबर ऑफ फिन्स ज़्यादा लग जाएगा, है ना, विड्थ का। लेकिन हाँ, एज ए जनरल, इन जनरल में सिलेंडर साइज पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड लेके चलता हूँ, क्या लेके चलता है, स्टैंडर्ड लेके चलता हूं, तो स्टैंडर्ड में थोड़ा मैं बता देता हूं कि अगर दो फिन्स है, एक फिन्स है ना, और दूसरा फिन्स में लगाया हूं, तो इन दोनों के बीच का जो आपका विड्थ होता है ना, वो 1 mm लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं, 1 mm का विड्थ लेके चलते हैं। इसके अलावा बात आ जाता है सर लेंथ कितना लेंगे, कितना लंबा निकालेंगे, लंबा कितना निकालेंगे। तो जैसे मैंने कहा, ये डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका इंजन है। लेकिन फिर भी अगर स्टैंडर्ड एक, जैसे मान लो जितने भी बाइक है, सब बाइक का इंजन लगभग एक साइज का बनता है, तो उन सब में अगर स्टैंडर्ड लेके बात करेंगे, स्टैंडर्ड लेंथ, तो वो लगभग आपका 20 से लेकर 25 mm लेते हैं। कितना लेते हैं, 20 से लेकर 25 mm तक यहाँ पे बात हम लोग करते हैं। ये हो गया लेंथ। और इन दोनों के बीच का गैप कितना लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सर क्या पूरा फिन्स लगा देंगे 1 2 3 4 सड़ा के, नहीं। एक आपका थोड़ा जगह भी होना चाहिए जिसकी वजह से एयर घुसे, उसके बीच में एयर घुसे और उसको ठंडा करे। तो इसके लिए यहाँ पे गैप भी देना पड़ेगा, और ये गैप भी मतलब आपका 20 के आसपास भी रहता है, लगभग ये भी आपका 20-25 यानी 25 mm के आसपास रहता है। तो ये होगा आपका क्या, आपका बीच का गैप, लेंथ, ठीक है। दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर गैप, और दिस इज योर विड्थ। तो ये विड्थ और ये सब का सब स्टैंडर्ड है। लेकिन इन जनरल अगर बड़ा इंजन बना रहे हो तो डिपेंड करता है आपके क्या, कि साइज कितना बड़ा इंजन का, उस बेसिस पे आप गैप को, लेंथ को और विड्थ को दोगे। तो एक 25-25 करके याद कर लेना, एक हो गया विड्थ और 25-25 लेंथ एंड आपका गैप होता है, ठीक है। वो चीज को सभी को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ये आपका गैप दिया गया है, ये लेंथ है और ये विड्थ है। क्लियर, चलिए इतना हो गया, इतना हो गया। अच्छा, और की चीज, जो आपका फिन्स होता है, वो सरफेस जो होगा वो ऑलवेज मेरा ओपन टू एयर होगा, मतलब बाहर की ओर। देखो ये बाहर की ओर, एयर की ओर, क्योंकि एयर इसके थ्रू पार करेगा ना, इधर से थ्रू एयर पार करेगा, इधर के थ्रू एयर पार करेगा, तभी तो ठंडा करेगा। सेकंड चीज बहुत ही सिंपल होता है, मैंने पहले कहा दिया, बहुत ही चीप होता है, बहुत ही सस्ता होता है, और मेथड भी बहुत ईजी होता है। बस आपको जब इंजन बन रहा तभी बस लगेगा, बस बाद में कोई झमेला करना नहीं है। इनिशियल कॉस्ट ही जो लगता है सो लगता है, तो रनिंग कॉस्ट भी बहुत ही कम लगता है। ऐसा नहीं कि हर 10 दिन के बाद आपको बोलना सर फिन्स करवा दिए, फिन्स टूट गया, वो कुछ नहीं होता। वो इंजन के साथ इनबिल्ट रहता है, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, जैसे मैंने कहा था, लेस इफिशियंट इन दी हाई टेम्परेचर कंपेयर टू दी वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग में जैसे बहुत ज्यादा अगर गर्म आपका इंजन हो रहा है ना, बहुत ज्यादा अगर गर्म हो रहा है, यानी कि वैसा इंजन जो काफी लोड वेयरिंग कर रहा है, बहुत ही हाई स्पीड में चल रहा है, वो जल्दी बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर है, बार बार गर्म हो रहा है, तो वहां पे फिर काम नहीं करेगा आपका एयर कूलिंग, क्योंकि वहां पे जल्दी ठंडा करने का जरूरत पड़ेगा। देन वी आर गोइंग टू यूज वाटर कूलिंग सिस्टम। तो ये हो गया वाटर कूलिंग। तो इसका यूज कहाँ करेंगे, फॉर दिस वाटर जैकेट। मैंने कहा था ना, चारों ओर इंजन के चारों ओर क्या लगाते हैं, जैकेट जैसा लगाता है चारों ओर, है ना, वाटर जैकेट वगैरह लगाएंगे अराउंड द सिलेंडर, है ना, थ्रू विच दी वाटर कैन सर्कुलेट एंड एब्जॉर्ब दी हीट, वॉल हीट, ठीक है। और आपका सिलेंडर के वॉल से हीट को ऑब्जॉर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जैकेट लगाना पड़ेगा, फिर बोल सकते हो ट्यूब लगाना पड़ेगा। इसके चारों ओर क्या वाटर सर्कुलेट करेगा, और ये जो है ना, वो इंजन का हीट को क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा। इंजन का हीट क्या होगा, उस वाटर में जाएगा और वाटर फिर गर्म हो जाएगा। यहीं पे बात आ जाता है मेरा किसका, अब हम लोग देखेंगे रेडिएटर का, क्योंकि यहाँ पे वाटर कूलिंग के लिए हम लोग रेडिएटर काफी ज्यादा यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं, रेडिएटर का काफी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग समझेंगे कि रेडिएटर जो होता है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। क्योंकि देखो, यहाँ पे आपने एक बार पानी डाला, ऐसा तो होता नहीं कि कार में आप पानी बार बार डालते हो कि आप एक पानी गर्म हो गया फिर बाहर निकाले डालो। वही पानी जो होता है ना, आप डाले, वो बार बार वो इंजन को ठंडा करते रहेगा, यानी कि उसका जो क्या उसको बोलते हैं, वो क्या करेगा, एक बारी वो ठंडा किया इंजन को, तब तक पानी गर्म हो गया, उस गर्म पानी को फिर ठंडा करना चाहिए, वो इंजन नहीं करेगा वो। अब वो कैसे करेगा, वो पहले डिस्कस करेंगे, वो रेडिएटर करता है, देन हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्योंकि इसके बाद यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आपके लिक्विड बोलो या वाटर कूलिंग सिस्टम। 3 तरह का आपका वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, जिसमें पहला जो होता है उसको कहा जाता है थर्मोसाइफन। क्या कहा जाता है, थर्मोसाइफन सिस्टम या फिर नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको क्यों कहा जाता है थर्मोसाइफन। थर्मो मतलब होता है हीट, थर्मो मतलब क्या होता है, हीट होता है, और साइफन मतलब हो जाता है बेंड आपका पाइप होता है। पाइप जो होता है ना, बैंड आपका बैंड पाइप होता है, इस तरह से बैंड पाइप होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है साइफन। तो आपका हीट यानी कि उसके थ्रू ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है और ठंडा करता है। तो थर्मोसाइफन सिस्टम में नेचुरल सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें आपका वाटर जो होता है ना, वो नेचुरली सर्कुलेट करता है। वाटर को सर्कुलेट कराने के लिए कोई पंप वगैरह नहीं लगाते हैं। तो ये हो गया मेरा क्या, थर्मोसाइफन और नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम। फिर सेकंड हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पंप सर्कुलेशन सिस्टम। मतलब यहाँ पे हम लोग वाटर को पंप कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स यूज करेंगे, यानी कि फोर्स सर्कुलेशन इसको कहा जाता है। और एगो थर्ड आ जाता है इवोपरेटिंग, मतलब इसमें पानी के थ्रू नहीं,
इवोपरेट करके ठंडा करेंगे इंजन को, ठीक है। तो ये 3 आपका टाइप हो जाता है। बट एक चीज याद रखना कि जब भी मैं बात करूंगा कि नेचुरल, तो नेचुरल मतलब किसका बात करिए, याद रखना वाटर का, वाटर का। यहाँ बच्चा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि वाटर यहाँ पे नेचुरल है, नेचुरल यानी कि वाटर को सर्कुलेट करने के लिए, नेचुरल वाटर सर्क्यूलेशन, तो वाटर को सर्कुलेट करने के लिए यहाँ पे कोई भी पंप वगैरह का यूज नहीं कर रहे। हाँ बोलेंगे सर किसका कर सकते हैं आप, भाई एयर के लिए कर सकते हो, एयर के लिए आप पंप का यूज कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, फोर्स सर्कुलेशन कर रहे हैं एयर का। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे वाटर का, जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पंप सर्कुलेशन, या फिर बोल सकते हो फोर्स सर्कुलेशन, या फिर प्रेशराइज सर्कुलेशन सिस्टम। किसका प्रेशराइज, आपका वाटर का, जो आपका वाटर होगा, पानी होगा, उसको फोर्सली मूव करवाएंगे चारों ओर, इसलिए कहा जाता है इसको क्या, आपका पंप सर्कुलेशन या फिर प्रेशराइज या फिर फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम। क्योंकि अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि सर यहाँ पे एयर तो फोर्सली, क्योंकि देखो एयर भी यहाँ पे फैन लगा के हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी फैन मेरा आए और हवा बहे और उसको ठंडा करे, तो लगता है सर यहाँ पे फोर्स तो फैन है, तो बहुत कोई समझ लेता है ये भी आपका फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम होता है, या फिर इसको नेचुरल क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे वाटर के बारे में। तो थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर मेरा रेडिएटर किस तरह से काम करता है, क्योंकि अधिकतर हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम में मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग रेडिएटर को यूज करते हैं टू कूल दी इंजन। तो चलो उसका थोड़ा वर्किंग फंक्शन जान लेते हैं, एक बार जान जाओगे फिर कुछ नहीं तुरंत आप समझ जाओगे, क्लियर। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं यहाँ पे, देखो ये है रेडिएटर, ये है रेडिएटर। रेडिएटर को मैं एक बार बहुत अच्छे प्यार से समझाऊंगा, देन हम लोग आगे समझेंगे होता क्या। दिस इज योर रेडिएटर। रेडिएटर कौन सा है, मैं अभी रेड कलर से आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका रेडिएटर है, ये आपका रेडिएटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, एंड नीचे में भी इस तरह से रहेगा रेडिएटर, ये पूरा का पूरा क्या है, रेडिएटर है। और यहाँ से देखो ये रेडिएटर गया, ये पाइप निकला हुआ, ये पहला पाइप है मान लो, जिससे आपका वही वाटर रहे, कोल्ड और आपका हॉट वाटर इसी से सर्कुलेट होगा। इसी से आप क्या करोगे, फ्लूइड गाना ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, फ्लूइड का आप क्या करोगे, सर्कुलेट करवाओगे, सर्कुलेशन इसी से होगा। तो मैं पूरा रेड कर दे रहा हूँ, ये आपका रेडिएटर है, ये इतना ही रेडिएटर है। बाकी क्या सिस्टम है वो मैं बताऊंगा। वो पाइप के थ्रू जो ना पानी को हम लोग या वाटर को भेजेंगे किसके, इंजन के, और उसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि वो फिर हॉट वाटर वहां से लाएगा और ये रेडिएटर फिर हॉट वाटर से कोल्ड वाटर करेगा। तो वो आप अभी समझना यहाँ से, ये रेडिएटर हो गया, जो मैं पूरा रेड कलर से घेर दिया, यही आपका क्या है, रेडिएटर है। दिस इज योर रेडिएटर, रेडिएटर है, रेडिएटर, ठीक है। अब भाई ये काम कैसे करता है भाई साहब, ये कर वर्क कैसे करता है, होता क्या है, होता क्या है। अच्छा ये तो हो गया रेडिएटर। अब मैं सबको एक बार ड्रॉ करके करा देता हूं कि अब बात करते हैं सर जी इंजन कौन सा होगा जिसको ठंडा करना है। तो अब देखो जो मैं पीला कलर से येलो कलर से कर रहा हूं, ये आपका इंजन है, ये क्या, दिस इज योर इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर पिस्टन वगैरह जहां पे फ्यूल पेट्रोल या डीजल डाल के वहां पे क्या कर रहे हैं, कंबसन करा रहे हैं। तो ये देख लो क्या है मेरा, ये आपका सिलेंडर है। तो बोलेंगे सर 3 सर्कल है, वो सर्कल क्या, कोई मुझे बता, बच्चा पता पाएगा, कोई मुझे स्टूडेंट ये बता सकता है क्या कि 3 जो सर्कल है वो क्या सर्कल है, ये 3 सर्कल जो मैं यहाँ में इंजन ब्लॉक में बनाया हूँ वो क्या है, कोई मुझे बच्चा बताए कि 3 में काम करता हूँ, ब्लैक कलर से फिर से हाईलाइट कर देता उसको, एक सर्कल यहाँ पे सर्कल है, ये आपका दूसरा सर्कल है, ये तीसरा, आखिर ये है क्या, ये कोई मुझे बच्चा बताए। दिवेश आप बता सकते हो है ना, श्रवण आप बता सकते हो, ठीक है, गुरुदयाल आप बता सकते हो, या फिर आज तो आए नहीं है नेगी है ना, सो ब्लास्टर भी नहीं आए हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग लाइव वाले बच्चे हैं, बताइए ये 3 जो है ये क्या है बेसिकली, क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है ये 3 जो चीज है वो क्या सर्कल चीज। नो नो देखो फिर यहाँ पे आप प्लीज दिवेश डांट सुनने वाला बात मत करो, ये इंजन का मैं बात कर रहा हूँ, इंजन का बात कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, पाइप इंजन के चारों ओर रहेगा ना भाई, इंजन के अंदर कैसे घुसा दोगे। आप बोल रहे हो कि सर जी ये मेरा इंजन सिलेंडर है, ये इंजन सिलेंडर है, इसके अंदर पाइप घुसा देंगे, इसके अंदर तो एयर फ्यूल रहता है ना, इसके अंदर तो एयर फ्यूल मिक्सर रहता है, इसके अंदर तो पिस्टन रहता है, तो क्या वहां पे अंदर में पाइप घुसा दोगे, यहाँ तो पाइप नहीं घुसेगा ना, मेरा बात समझ रहे हो। यहाँ पिस्टन वगैरह, यहाँ फ्यूल आता है, यहाँ सक्शन कंप्रेशन होता है, ये पूरा इंजन आपका सिलेंडर है, दिस इज योर सिलेंडर। और ये इंजन के चारों ओर हम लोग पाइप लगाते हैं, इसके चारों ओर पाइप लगाते हैं, इसको क्या करते हैं, इसके चारों ओर पाइप लगाते हैं ना, बाहर में पाइप है, बाहर में पाइप है। अगर चलो मैं पाइप दिखाना चाहूंगा ना तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पाइप है, देखो हॉज पाइप, ये पाइप आ रहा है जो कि सिलेंडर के चारों ओर है, ये पाइप है, दिस इज योर पाइप, ये देख रहे हो ना हॉज पाइप है, ये हॉज पाइप। चलो ब्लैक कलर समझ लो कि वाटर जा रहा है ना, ये वाटर फ्लो हो रहा है इसके चारों ओर, और ये एक बार गर्म हो गया इंजन तो हॉट वाटर को फिर ले आए रेडिएटर तक, फिर ठंडा करके उधर भेज देता है। तो ये जो अभी ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ ये आपका क्या है, दिस इज योर पाइप, जिसके थ्रू मेरा वाटर यहाँ पे जाएगा इसके चारों ओर। मैं कह रहा हूँ जो पीला कलर के बीच में सर्कल है वो क्या है, देखो अभी तक बच्चा नहीं दे पाया। तो आप लोग अगर ये चीज नहीं समझ पा रहे हो तो ब्लॉक,
श्रवण बेसिकली देखो मैं बता रहा हूँ क्या है, वो बेसिकली आपका 3 सिलेंडर है, ठीक है। आपका क्या है, क्योंकि आपको पता है मैंने कहा था क्या कि इस तरह से आपका सिलेंडर रहता है ना, सिलेंडर रहता है और अंदर में पिस्टन वगैरह है, तो उसका मतलब यहाँ पे 3 सिलेंडर है। ये 3 सिलेंडर इंजन का मैं बात कर रहा हूँ, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर और 3 सिलेंडर। मैंने कहा था ना मल्टी सिलेंडर इंजन, है ना, मल्टी सिलेंडर इंजन की मैंने बात करा था कि नहीं, बताइए आप लोग, है ना। मल्टी सिलेंडर तो 3 सिलेंडर है, मतलब तीनों में अलग अलग पिस्टन होगा, है ना, तीनों में अलग अलग पिस्टन होगा, तीनों में अलग अलग पिस्टन होगा, तीनों में अलग अलग पिस्टन होगा। और अगर यहाँ पे इंजेक्शन हम लोग कर रहे हैं मान लो पेट्रोल इंजन में, तो यहाँ भी होगा मेरा स्पार्क प्लग, यहाँ भी होगा मेरा स्पार्क प्लग और यहाँ भी होगा स्पार्क प्लग, ठीक है। और इन तीनों में ही 4 स्ट्रोक होगा, यहाँ भी 4 स्ट्रोक, ये भी 4 स्ट्रोक और ये भी 4 स्ट्रोक। मतलब यहाँ भी पहला वाला में भी सक्शन कंप्रेशन आपका एग्जॉस्ट होगा, इसमें भी दूसरा में भी 4 स्ट्रोक होगा और तीसरा में भी 4 स्ट्रोक होगा। ये अलग अलग स्ट्रोक का नहीं बात कर रहा हूँ, अलग अलग इंजन है, इसमें भी आपका सक्शन कंप्रेशन एक्सपेंशन एग्जॉस्ट, इसमें भी सक्शन कंप्रेशन एक्सपेंशन एग्जॉस्ट, इसमें भी सक्शन कंप्रेशन एक्सपेंशन एग्जॉस्ट। तो ये बेसिकली टॉप व्यू है। मैं हमेशा आपको क्या दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ फ्रंट व्यू सामने से, लेकिन कोई ऊपर से अगर देखना चाहेगा तो क्या दिखेगा, बस आपको 3 गोला नजर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, इंजन ब्लॉक है। यस यस बिल्कुल सही बोले, है ना, ब्लॉक, हाँ श्रवण आप बिल्कुल सही बोले, देवेश आप भी सही बोल रहे, पिस्टन, पिस्टन ही पिस्टन तो उसके अंदर है। आप ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप बोलो ब्लॉक या इंजन ब्लॉक बोलो, है ना, वो इंजन ब्लॉक है, बिल्कुल सही, है ना, ठीक है। चलिए देवेश साहब आप सही बोले, लेकिन पाइप नहीं, पाइप उसके बाहर रहता है। तो पहले आप फंडामेंटल समझ गए ना कि क्या एक्चुअली वर्क करता है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, मैं बहुत बार देखता हूँ कि बच्चा पढ़ने के बाद भी कोर्स को, मतलब बहुत बार यही जेई में समझ नहीं बच्चा पाता है, क्योंकि जब इस तरह का चीज़ें बताता ना, भले बच्चों को कितना आप पढ़ाए हो, वह फर्स्ट टाइम आप जब कोई न्यू चीज़ को पढ़ा रहे हो तो उसको पूरे एक्सप्लेन करो। हाँ इसमें टाइम लेता है, लेकिन जो आपको ग्रेड ए ग्रेड कंटेंट मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना मैं, कोई नहीं करेगा आपको, कोई नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि खुद एकेडमी से भी आप समझो मेरे बात, मैनेजमेंट टीम से भी आता है कि फटाफट जल्दी कराइए सर, जल्दी कराइए सर पढ़ा के, और बहुत सारे स्टूडेंट भी बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ अगर मैं नहीं बताता, ये चीज़ बहुत ही बच्चा चीज़ है, मैं डायरेक्ट निकाल देता कि मैं रेडिएटर का काम बोल देता, लेकिन बच्चे फंस जाते हैं वहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे ये सभी चीज़ को समझना पड़ेगा। आप समझो, अब इतना जब आप समझ गए, है ना, और यहाँ पे एक फैन लगा हुआ, फैन को मैं दिखा देता हूँ ग्रीन कलर से, मैं सबको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये देखो फैन है आपका, फैन है, फैन समझ रहे हो, ग्रीन कलर का फैन लगा हुआ, ठीक है। अब फैन क्या करेगा, फैन मेरा एयर को, ये एटमॉस्फेयर से यहाँ पे एयर को आएगा रेडिएटर में। अब बोलेगा फैन का क्या काम है सर, ये एयर को पास करेगा, एयर आएगा इसके चारों ओर जाएगा, इस सब से एयर पास होगा, ये सब जहां जहां खाली है ना, व्हाइट व्हाइट है, उस सब से एयर पास करेगा। क्यों, क्योंकि जब इंजन में पहले नीचे से गया ठंडा पानी, इधर से गया क्या मेरा, मान लो यहां से गया मेरा, बोल सकते हैं कि कोल्ड वाटर गया, और ये इंजन पहुंचा नीचे, मेरा कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में देखो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये क्या है मेरा कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर गया, ठीक है, कोल्ड वाटर। अब देखो ग्रीन में भर दिया, मतलब पाइप में क्या हो गया, कोल्ड वाटर आ गया, ठीक है, कोल्ड वाटर। इंजन ठीक है कोल्ड वाटर का है, अब इंजन का जो भी हीट रहेगा वो कहां पहुंच जाएगा, इस वाटर में पहुंच जाएगा, अब जो ये ग्रीन कलर है ना, ये हो जाएगा रेड, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मतलब कि ये अब देखो ऊपर में कर दे रहा हूं ये रेड, यानी अब पाइप के अंदर का पानी क्या हो गया, गर्म हो चुका है। गर्म क्यों हुआ, कि पहला भाग में जो गया ना वो पानी ठंडा था, यानी हरा था, जब पानी में हीट आ गया, इंजन सिलेंडर के अंदर जो भी गर्मी था वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब वो गर्म हो गया, ऊपर वाला पार्ट गर्म हो गया। आप बोलेंगे सर ये ऊपर कैसे पहुंच गया, क्या हम लोग कोई सर्कुलेशन करते हैं, नहीं, यहाँ पे डेंसिटी के चलते, इसलिए देखो लिखा गया वाटर विल सर्कुलेट नेचुरली ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन दी हॉट एंड कोल्ड वाटर। अच्छा एक चीज बताओ, जब भी पानी को गर्म करते हैं वो हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है। आप कभी पानी बनाए हो, खाना बनाए हो, जब पानी उबलता है तो धीरे धीरे भाप बन के उड़ने लगता है, ऐसा क्यों हुआ, डेंसिटी कम हुआ, लाइट हुआ, और लाइट होकर ऊपर आने लगता है। भाई पूरा का पूरा जो बारिश होता है वो यही तो सिस्टम होता है। समुद्र में पानी पूरा बारिश हुआ, फिर धूप उगता है, फिर धूप क्या करता है, वाटर को इवोपरेट करता है, गर्म होता हल्का होता जाता है, और फिर वो इवोपरेट होकर उड़ने लगता है। फिर ऊपर में जैसे जाता है टेम्परेचर फिर से ड्रॉप करता है, फिर वो जम के बादल बन जाता है, फिर टकराता है, प्रेशर डिफरेंस के चलते बारिश होता है। सेम यहाँ पे होता है, यहाँ कोई स्पेशली फोर्स नहीं लगा रहा कि ऊपर से ऊपर होके जाओ, ऑटोमेटिकली नीचे में यहाँ पे था, गर्म हुआ, लाइट हो गया, पानी ऊपर चल गया क्योंकि हॉट वाटर, तो ऊपर में आप हॉट वाटर हो गया। अब देखो अब ये चल गया कहाँ पे, रेडिएटर में चल गया। अब रेडिएटर का काम है ये जो हॉट वाटर इसको फिर से ठंडा करना, यानी फिर से ग्रीन कर देना, क्योंकि ये सेम पानी को फिर से यूज करेगा। अब ये कैसे करेगा सर, तो ये ऐसे करेगा, देखो ये समझ लो कि हाफ तक गर्म है,
अब यहाँ पे देख सकते हो बीच बीच में देख लो खाली खाली जगह है, तो खाली जगह में कैसे व्हाइट कलर से आप देख सकते हो, जो खाली जगह ना यहाँ पे है ना, खाली जगह देख सकते हो ना, बीच में तीन, जैसे मैं समझा रहा हूँ, ये आपका रेडिएटर है, नीचे रेडिएटर है, और यहाँ पे मैंने एक पाइप लगाया, दो पाइप लगाया, तीन पाइप लगाया, तो देखो मैं ब्लैक कलर से यहाँ दिखा रहा हूँ, ये आपका पहला खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ खाली जगह, यहाँ खाली खाली जगह मतलब क्या आ गया, जब इंजन चलेगा गाड़ी तो यहाँ पे हवा बहेगा, इन सबसे क्या होगा, एयर बहेगा, एयर ब्लो करेगा, एयर घुसेगा, एयर करेगा, और एयर उसको ठंडा करेगा, फिर जैसे ठंडा करेगा तो फिर से वो मेरा हॉट वाटर ऊपर था, फिर से कोल्ड वाटर हो जाएगा, यानी कि हाफ के नीचे आते आते तक फिर से ये ग्रीन होना स्टार्ट करने का, और नीचे में रेडिएटर के नीचे आता आता फिर से ये ठंडा पानी हो जाएगा, ठंडा पानी हो जाएगा। और इसी को ठंडा फास्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फैन लगा दिए, ताकि यहाँ पे एयर का सर्कुलेशन जो है ना वो फोर्सली करे, मतलब जल्दी इसको ठंडा करे। तो ये समझ है ना, नीचे जो ग्रीन कलर से हाफ आप दिखाया गया, मतलब नीचे पोर्शन में ठंडा पानी है, ऊपर पोर्शन में रेड माना गर्म पानी है। तो गर्म क्यों हुआ, क्योंकि वो मेरा हीट को लेके गर्म हो गया, हॉट हो गया, लाइट ऊपर चल गया, ऊपर ऊपर गया, फिर यहाँ ठंडा हुआ। ठंडा कैसे कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको पास करवा के, क्योंकि बाइक जब चलेगा या कार चलेगा, कोई चीज चलेगा है ना, तो उसके वजह से हवा लग रहा है, और इसको बढ़ाने के लिए फैन लगा दिए तो सक करता है, एयर को खींचता, अपनी ओर खींचता है, तो अपनी ओर लाएगा तो इसको ठंडा करेगा, है ना। जो बाहर का एयर है, बाहर का एयर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, आते जाएगा, और उसके थ्रू पार कर ठंडा कर, जैसे ठंडा होगा वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद फिर से ये घूमेगा, फिर ये काम मेरा चलते हुए रहेगा। और यहाँ पे और एक क्या करते हैं, और एक क्या करते हैं हम लोग, रेडिएटर का जो पाइप है ना, यहाँ पे फिंस जैसा बना, देखो ये इस तरह से, जो आपका एक सेकंड फिंस, मतलब मैं इस तरह से दिखा देता हूँ कि ये फिंस तरह से निकाल देते हैं, ऐसा 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 एक्सटेंडेड प्रोजेक्शन निकाल देते, जो आपको मैं बता ना, फिंस जो ये था ना इंजन में बनाया था, इस तरह से ये फिंस हम लोग बना देते, ताकि मेरा ज़्यादा और जल्दी मेरा ठंडा हो, जल्दी मेरा ठंडा, क्योंकि यही पानी फिर से यूज़ करेगा। इसलिए देखो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया। ऊपर देखो, ऊपर में आपको दिख रहा होगा आपका रेड कलर का डॉट, यानी ऊपर में आपका पानी क्या गर्म है, और नीचे देखो, नीचे आपका ब्लू कलर का डॉट नजर आ रहा है, यानी कि ठंडा पानी है। तो ये क्या हो गया काम, ये काम हो गया यहाँ पे किसका, थर्मोसाइफन सिस्टम का। अब यहाँ पे आ जाता कि ठीक है सर, अच्छा रेडिएटर के देखो, ऊपर वाला को कहा जाता है अपर हेडर, और नीचे को कहा जाता है लोअर हेडर। तो नीचे में आपका पहले तो कोल्ड वाटर डाला जाता है, जैसे मैंने समझाया, ये कोल्ड वाटर इधर से आया, भर दिए, और ये हम लोग यहाँ से जा रहा, यहाँ पे हीट को लिया, और हीट लेके ऊपर होके गर्म हो गया, और गर्म हो जाने के बाद ये मेरा हॉट वाटर आया ऊपर अपर हेडर में। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर के थ्रू ठंडा करेगा, फिर ये चलते रहेगा। बाकी फैन का काम समझ गया। और हाँ, यहाँ पे जो पाइप होता है इसको कहा जाता है हॉज पाइप। ये देखो हॉज पाइप, ये जो पाइप मैंने लगाया था इस तरह सिलेंडर के चारों ओर और आके रेडिएटर से मिल गया था, इसको कहा जाता क्या, इसको कहा जाता है मेरा हॉज पाइप। इसको क्या कहा जाता है, आपका हॉज पाइप कहा जाता है। और ये देखो थोड़ा बेंड है ना, इधर से जा रहा है इस तरह करके, इधर जा रहा है ऐसे करके, और जाके ये सिलेंडर में जाके चारों ओर घेर लिया है ना। तो ये जो हॉज पाइप हो जाता है ना, हॉज पाइप, इसलिए इसको कहा जाता है थर्मोसाइफन सिस्टम। थर्मो मीन्स होता है हीट ट्रांसफर, आपको पता है, मैं पहले भी बताऊं, थर्मोडायनेमिक्स हीट है, थर्मो मीन्स हीट। तो हीट का ट्रांसफर कर रहा है किसके थ्रू, साइफन के थ्रू। साइफन मतलब जो आपका बैंड ट्यूब है उसके थ्रू हीट का ट्रांसफर किया जा रहा है और ठंडा कर रहा है इंजन को। या फिर नेचुरल सर्कुलेशन किसके लिए, वाटर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मैंने फैन लगा दिया है। फैन जहां लगा वहां पे समझ लो फोर्सली आप वहां पे, जैसे मान लो कोई चूल्हा है जहाँ पे चाय का टपरी होता है ना, चाय पीते हो आप लोग है ना, चाय का ठेला होता है या कोई चीज होता है, वहां पे देखना फैन लगा दिया जाता है। और फैन को क्या करा जाता है, एकदम चूल्हा के सामने रखा दिया जाता है। उससे क्या होता है, आपका जल्दी आग लगने लगता है। तो वहां पे बेसिकली फोर्सली उस आग को लगाने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्सली जो लगा रहा है ना वो सिर्फ फैन है। फैन इज यूज टू सक्शन दी एयर। तो इसीलिए देखो यहाँ पे दो चीज को मेंशन करा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ये पहला और दूसरा, नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर को हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वो क्यों हो रहा है सर्कुलेशन, देखो वाटर विल सर्कुलेट नेचुरली, किसके वजह से, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस के चलते, हॉट एंड वाटर कोल्ड हो रहा है, उसके वजह से ऊपर नीचे आ रहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एयर होता है उसको फोर्सली सर्कुलेशन कर रहे हैं, बस ये चीज। और यहाँ पे हीट ट्रांसफर कैसे होगा, वही चीज है, आप हीट ट्रांसफर में पढ़ते हो ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो आपका न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के थ्रू हम लोग कन्वेक्शन निकालते हैं। कोई मीडियम, क्योंकि यहाँ पे वाटर मीडियम के थ्रू और एयर मीडियम के थ्रू ठंडा हो रहा है ना, तो कन्वेक्शन के थ्रू यानी Q इक्वल टू एच ए डेल टी, ठीक है, एच ए डेल टी, जहाँ पे एच जो कन्वेक्शन रेट होता है, ए एरिया होता है, डेल टी आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जहाँ पे एट क्या है आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बोल सकते हो आपका होता है, जो बेसिकली डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ एयर पे। क्योंकि जितना, इसीलिए तो हम लोग फैन लगाते हैं ना, फैन जितना ज्यादा सक्शन आएगा जाएगा, जितना ज्यादा फैन एयर स्पीड आएगा उतना जल्दी ठंडा होगा, उतना जल्दी हीट जो आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो और ज्यादा हाई होगा, जल्दी ठंडा होगा। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, एच तो हो गया ये। और फैन
फैन का यूज तो आप समझ ही होंगे, यूज टू सक्शन द एयर, एयर को सक करने के लिए, ताकि जो फ्लूइड का वेलोसिटी है, फ्लूइड बोले तो यहाँ पे मान लो एयर है, तो एयर का वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए और जल्दी आए और कन्वेक्शन रेट बढ़ जाए। कन्वेक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीडियम है, देख लो, कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन, ये तीनों, सॉरी हाँ सही मैंने कहा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीनों के थ्रू हम लोग क्या करता है, अलग अलग तरीका है ठंडा करने का। तो यहाँ पे कन्वेक्शन क्यों बोला गया है? क्योंकि मीडियम का यूज क्या है, एयर का यूज कर रहा है, ठीक है। तो कन्वेक्शन रेट को बढ़ाने के लिए, ताकि जल्दी ठंडा करने के लिए फैन का यूज किया गया है। बाकी रेडिएटर क्या है, देखो यहाँ पे लिख दिया गया, रेडिएटर इज अ बंच ऑफ ट्यूब्स, बहुत सारा बंच ऑफ ट्यूब, यहाँ मैं 3 में दिखाया हूँ, लेकिन यहाँ पे ढेर सारा, ये मान लो बहुत सारा होता है ट्यूब्स, 1 2 3 4, आप देखोगे ना, आज जाकर सर्च मार के देखना, नहीं तो मैं डाल दूंगा, है ना, डाल दूंगा आपके ग्रुप में इसका फोटो, नहीं तो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो रेडिएटर किस तरह से दिखता है, ठीक है। तो बंच ऑफ ट्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट बनाने के लिए सिंपल बनाया हूँ, बंच ऑफ ट्यूब होता है, थ्रो विच वाटर गेट सर्कुलेट, जिसके अंदर से पानी बहता है और बाहर में एयर, है ना, अंदर में पानी बाहर में हवा, विच आउटर सरफेस एक्सपोज टू दी एयर, बाहर में एयर से रहता है, ठीक है, जहां पे मैंने इन दोनों को बता दिया। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गया आप लोग को। नाउ डिस्कस करते हैं सेकंड के बारे में। सेम यहां भी रेडिएटर का यूज करेंगे, लेकिन यहां पे चूंकि बात करें हम लोग पंप सर्कुलेशन सिस्टम का, तो अब हम लोग जो वाटर को सर्कुलेट करवाएंगे ना, वाटर को, यहाँ पे तो वाटर मेरा नेचुरली सर्कुलेट कर रहा था, इसलिए नेचुरल सर्कुलेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पंप सर्कुलेशन सिस्टम को हम लोग प्रेशराइज सर्कुलेशन सिस्टम भी कहते हैं, या फिर फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग वाटर को सर्कुलेट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ पंप, विद द हेल्प ऑफ पंप के थ्रू हम लोग वाटर को सर्कुलेट करवाएंगे, इसलिए इसका काम नाम क्या हो जाता है, फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर ये करता कैसे है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक दो चीज को एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, जैसे एक आपका थर्मोस्टेट वाल्व भी जुड़ जाता है और एक प्रेशर कैप भी जुड़ जाता है, ये हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है। बाकी थर्ड नंबर जो है कुछ भी नहीं होता है, ये 2 लाइन में आपका खत्म कर देंगे, है ना, 2 लाइन में खत्म कर देंगे। देन रेडिएटर को थोड़ा अच्छा और अच्छे समझेंगे, क्योंकि रेडिएटर जो होता है जो ठंडा करता है, ये 3 तरह से पाया जाता है, ट्यूबलेट टाइप का पाइप रहता है, एक प्लेट टाइप का रहता है और एक हनीकॉम्ब जैसा रहता है। बस इतना हम लोग का टारगेट है आज का पढ़ने का, ठीक है। चलिए तो पहले डिस्कस कर लेते हैं सेकंड, पंप पर सर्कुलेशन आपका क्या हो जाता है सिस्टम, या फिर प्रेशराइज होता, ध्यान समझो, पहले फिगर समझेंगे, फिर हम लोग 2 लाइन 3 लाइन का है वो हम लोग समझ जाएंगे। होता क्या है, सेम ये मेरा पहले मैं समझाता हूँ, यहाँ रेडिएटर है, ये रेडिएटर का पाइप है, जैसे मैं 3 लिया हूँ, यहाँ भी 3 ले लिया हूँ, ये रेडिएटर का पाइप है, जिससे मेरा क्या हो रहा है, फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है, कूलेंट जिसको बोल रहे हैं, कूलेंट वाले तो जैसे वाटर कूलेंट है, यहाँ पे वाटर इंजन को ठंडा करा है, तो वो कूलेंट, कूलेंट कौन होता है, जो ठंडा करता है किसी चीज को, जैसे रेफ्रिजरेटर में अलग तरह का कूलेंट यूज करते हैं, है ना, CFC यूज करते हैं, CO2 यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं, अलग अलग तरह का कूलेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे कूलेंट मेरा कौन है, इंजन को ठंडा कौन कर रहा है, हवा भी है, लेकिन हवा ठंडा कर रहा कूलेंट को। मेरा बात समझ है कि एयर बोलेगा सर एयर क्या इंजन को ठंडा कर रहा, नहीं, एयर इंजन को ठंडा नहीं कर रहा, एयर मेरा कूलेंट को ठंडा कर रहा है रेडिएटर में, ताकि कूलेंट ठंडा करके फिर कूलेंट जो है मेरा इंजन को ठंडा करे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एयर कूलिंग का बात करता हूं तो एयर कूलिंग में आप लोग को हो जाएगा क्या, ये वाला चीज एक्सटेंडेड फिन्स, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग फिन्स लगाया हूँ, लेकिन कूलेंट को ठंडा करने के लिए फिन्स को लगाऊं। यहाँ देखो क्या मैं यहाँ पे जो फिन्स यहाँ पे लगा दिया इस तरह करके, क्या वो मेरा डायरेक्ट इंजन को ठंडा कर रहा, नहीं, ये मेरा रेडिएटर के अंदर का फ्लूइड जो है उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे फिन्स लगाया गया, ताकि वो ठंडा करे और वो मेरा कूलेंट जो है ना, यानी आपका वाटर, वो फिर जाए कहाँ तक, इंजन सिलेंडर को ठंडा करने के लिए। तो ये समझना, ठीक है, दोनों में अंतर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वाटर कूलिंग का, तो वहां पे एयर का काम हो रहा कूलेंट को ठंडा करने का, ठीक है। तो यहाँ पे सेम क्या होता है, नीचे में देखते हो ब्लू कलर का है, तो मैं ब्लैक कलर से ले रहा हूँ, ये सब ये मेरा ब्लैक कलर है, यानी कि कोल्ड वाटर है, क्या है, ठंडा पानी है, हाफ तक ले लेते हैं, ये मेरे यहाँ पे ठंडा पानी है, ठीक है, हम लोग डाल दिए रेडिएटर के अंदर, ठीक है, ठंडा पानी है, क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा इस तरह हॉज पाइप के थ्रू, हॉज पाइप के थ्रू, एक सेकंड हम लोग यहाँ पे आ जाना चाहिए ना, सॉरी यहाँ आना चाहिए, क्योंकि हम लोग बात करें अभी पंप सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में या फिर प्रेशराइज सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे आपका नीचे में मैंने डाला, मान लो हाफ है, यहाँ तक मैंने डाल दिया वाटर, डाल दिया है ना, कूलेंट, कूलेंट को मैंने डाल दिया फ्लूइड को, कूलेंट फ्लूइड जो है वो आपका नीचे है। अब नीचे से देखो ये इंजन, देखो इंजन के चारों ओर यहाँ पे हम लोग पानी डालेंगे, ये आपका पाइप वगैरह है, पाइप लगा गया, लेकिन यहाँ जाने के लिए जो पहले था कि भाई ऑटोमेटिक चल गया, नहीं, यहाँ जाने के लिए अब हम लोग बीच में लगा देंगे एक पंप, क्या लगा देंगे, यहाँ पे पंप है, एक वाटर पंप है, जो वाटर को सर्कुलेट करेगा, यानी फोर्सफुली सर्कुलेट करके इंजन तक भेजेगा। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, ये मेरा पानी आ रहा, वाटर आ रहा, कूलेंट आ रहा, कूलेंट फ्लूइड आ रहा पंप के थ्रू, पंप इसको फोर्सफुली सर्कुलेट करेगा और ये चल जाएगा कहाँ पे, इंजन सिलेंडर के अंदर। फिर से यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है, यानी कि आपका 3 मल्टी सिलेंडर इंजन है,
3 सिलेंडर आपका पिस्टन अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपका इंजन ब्लॉक के अंदर 3 सिलेंडर देखने को मिल रहा है। तो इंजन ब्लॉक के चारों ओर आपका क्या हो जाएगा, पानी आपका चल गया, पानी आपका चल गया। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या होता है स्टार्ट, तो ये आपका हो गया। अब देखो एक सेकंड, ओहो मैंने डिलीट क्यों कर दिया, चलो ठीक है फिर मैं फिर से कर देता हूँ। ये मेरा रहा, ये ठंडा पानी है ब्लैक कलर से, ये ठंडा पानी इधर से गया पंप के थ्रू, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ तक गया। अच्छा ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ तक पहुँचने से पहले एक कहानी यहाँ पे होता है ना, यहाँ कहानी अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है यहाँ तक चल गया। अब फिर से क्या करेगा, ये हीट लेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। जो इंजन ब्लॉक आपका गर्म हो चुका है आपके कंबसन करके, है ना। और ऐसा नहीं है कि पानी आप हमेशा दोगे, और एक चीज, पानी आप हमेशा दोगे ऐसा नहीं है, पानी आप हमेशा दोगे, हमेशा ठंडा करते रहोगे, तब तो भाई साहब उसका हालत ही खराब हो जाएगा, इंजन अंडर हीटिंग अंडर कूलिंग हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि आपको इंजन को इतना भी ठंडा नहीं करना कि बहुत ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बेचारा इंजन चल ही नहीं रहा ठंडा करते जा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। तो ठंडा कम करेंगे सर, जब कंबसन होगा तब, जब सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, और जब कंबसन होगा यानी पावर स्ट्रोक मिलेगा उसके बाद ठंडा करेंगे। क्योंकि आपने देखा था ग्राफ में कि आफ्टर कंबसन के आसपास यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग को ठंडा करने का जरूरत है। अब आप बोलेंगे सर जी तो क्या मैं ऐसे करके बैठे रहूं, है ना, कि कार चला रहा हूं और एक आदमी को मैंने बैठा दिया कि देखो भाई जब कंबसन होगा तुम पानी डालना, ऐसा तो करेंगे नहीं। इट मीन्स यहाँ पे ऐसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, यानी कि ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो टेम्परेचर को सेंस करे कि हाँ अब टेम्परेचर बढ़ा तो डाल दो पानी। क्लियर। तो टेम्परेचर सेंसिंग यहाँ पे डिवाइस लगाया जाता है जो मेजर करता है कि कब जरूरत है वाटर का, तब वो देता है। ठीक है, समझे मेरी बात की नहीं। तो और यहाँ पे और टेक्नोलॉजी बिल्डअप हो गया आज के टाइम पे, लेकिन हम लोग बेसिक का बात करें कि मान लो आप टेम्परेचर सेंसिंग, सेंस वाला सेंस करता है, वो उसको ऑटोमेटिक ऐसा वाल्व होता है जो सेंस करता है कि टेम्परेचर बढ़ गया, ऑटोमेटिक वाटर का फ्लो होना लगता है। अब देखो यहाँ पे होता कैसे है कि ये यहाँ पे क्या हुआ, पहले बात तो ये अभी हम लोग यहीं तक पहुँचते हैं कि यहाँ पे मेरा पानी जो था, एक काम करते हैं ना, ये पूरा तरह से मैं कर ही देता हूँ, है ना, कर देता हूँ। तो ये मेरा पूरा भरा हुआ वाटर है और ये हाफ तक वाटर में लिया हूँ, और ये मेरा कहाँ तक पहुँच गया, पंप के थ्रू सर्कुलेशन करके यहाँ तक पहुँच गया है। अब मेरा इंजन सिलेंडर यानी इंजन ब्लॉक का जो हीट है वो किस में आ जाएगा, आ जाएगा मेरा वाटर में आ जाएगा, और ये गर्म हो चुका। अब ऊपर में पहुँच गया, क्या हॉट हो गया, हॉट हो गया। ये क्या होगा, फिर से वही चीज लाइट हो गया, ऊपर चल गया। ठीक है, अब ये जो गर्म पानी है, अब जो गर्म वाटर हो गया, ये जाएगा कहाँ जाएगा, फिर से रेडिएटर में। इससे पहले क्या था, डायरेक्ट रेडिएटर तक पहुंच जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ जाएगा एक मेरा वाल्व के थ्रू जिसको कहा जाता है थर्मोस्टेट वाल्व। अब बोलेंगे ये वाल्व क्या काम करेगा, ये बेसिकली होता है मेरा टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस। ये तभी खुलता है जब लगता है कि हाँ, मतलब समझो ये टेम्परेचर पे काम करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑटोमेटिक फैल जाएगा। समझ लो कि कुछ इस तरह से रहता है, आपका ऐसा रहता है, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो गया ना, ये खुल गया, अब खुल गया तो यहां से पानी जाने लगेगा। लेकिन अगर उसको लगेगा कि पानी बहुत गर्म नहीं हुआ है, पानी अभी बहुत गर्म नहीं हुआ, तो वो जाने ही नहीं देगा पानी को, वो फिर से पानी वहीं से घूम के चल जाएगा। वो पानी घूम के फिर से कहां चलेगा, इंजन सिलेंडर की ओर, कि भाई तुम अभी गर्म नहीं हुआ, तुम जाओ थोड़ा और हीट लो इंजन से, फिर गर्म होके आना, अभी तुम ज्यादा गर्म नहीं हुआ, तो खुलेगा ही नहीं। वो एकदम नहीं बोला जाता है ढीठ है बंदा। ये जो थर्मोस्टेट है ढीठ बंदा है। यहाँ पे देखो रेड कलर का समझो क्या थर्मोस्टेट वाल्व है, ये वाल्व खुलेगा ही नहीं। तो खुलेगा नहीं मतलब ये पानी फिर से इधर से घूम के फिर आ गया सिलेंडर के अंदर। ठीक है, समझिए मेरी बात की नहीं। बोलेगा ना ना अभी तो गर्म नहीं हुआ है। लेकिन जब इसको लगेगा कि हाँ ये मेरा हॉट हो चुका प्रॉपर हीट, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो वाल्व खुल जाएगा। जैसे खुलेगा तो अब मेरा जो होगा ना, ये इधर से आने लगेगा। अब देखो ये खुल गया तो क्या होगा, ये इधर से गया, ये पूरा इसमें पानी है ना, ये पानी इधर से आने लगेगा। और ये जो कौन सा वाटर है, हॉट वाटर है, इधर आ गया हॉट वाटर। ये हॉट वाटर, रेड मतलब हॉट वाटर, रेड हॉट वाटर यहाँ पे आया और रेडिएटर में आ गया, हॉट वाटर, हॉट वाटर, हॉट वाटर, हॉट वाटर भर गया, हॉट वाटर यहाँ भर गया, है ना, भर गया हॉट वाटर, हॉट वाटर। फिर से काम वही है यहाँ पे क्या, कि हम लोग या तो देखो यहाँ पे फैन नहीं लगाया गया, लेकिन चाहे तो आप फैन लगा सकते हो। यहाँ पे आपने क्या लगाया, इस तरह करके फैन लगा दिया, फैन भी यहाँ पे ठंडा कर रहा है ना, यानी कि फोर्स सर्कुलेशन हम लोग एयर का भी कर सकते हैं, और वाटर तो हो ही रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बात करा था कि नेचुरल सर्कुलेशन, मेरा वाटर का नेचुरल सर्कुलेशन होता है, और एयर का हम लोग फोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एयर का तो कर ही सकते हैं, वाटर का भी फोर्स सर्कुलेशन करके। देखो यहाँ पे पंप मैंने लगा दिया है, तो पंप के थ्रू हम लोग ठंडा करेंगे। तो एटमॉस्फेयर से एयर है, अब एयर का काम क्या होता है, ठंडा करने का। तो ये यहाँ से एयर जाएगा, एयर जा रहा है, एयर जा रहा है, एयर जा रहा है, एयर जा रहा है। एयर क्या करेगा, रेडिएटर के अंदर का पानी को, गर्म पानी को ठंडा करेगा, और फिर से वो ब्लैक हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा, और फिर से ये चलेगा। लेकिन यहाँ पे और एक केस होता है, और एक केस क्या होता है समझ रहे हैं। यहाँ पे एक तो हो गया आपका थर्मोस्टेट वाल्व एक्स्ट्रा एक जुड़ा, दूसरा चीज जुड़ता है यहाँ पे प्रेशर कैप। अब ये क्या प्रेशर कैप होता है, समझना कि ठीक है,
कि ये मेरा पानी इधर से होते हुए जाएगा, ठीक है, जब ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, मान लो रेडिएटर के अंदर इतना ये गर्म हो गया, हाई हीट हो गया, हाई टेम्परेचर पहुंच गया, हाई टेम्परेचर बोले समझो बहुत ज़्यादा गर्म पानी यहाँ तक आ गया, अब उसको उतना ठंडा ही नहीं कर पा रहा है, ठंडा ही नहीं कर पा रहा कि ये फिर से रेडिएटर तक भेजे और वाटर पंप के थ्रू जाए, तो गर्मा गर्म पानी तो देगा नहीं, अगर गर्म पानी देगा तो फिर इंजन को ठंडा कहाँ से करेगा, तो खुद गर्म है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रेशर, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा कर देगा, तो हाई प्रेशर जो रहेगा, अगर हाई प्रेशर रहेगा तो यहाँ पे एक प्रेशर कैप होता है, ये क्या करता है, हाई प्रेशर आपका जो फ्लूइड होता है, कूलेंट फ्लूइड होता है यानी वाटर होता है, या फिर हाई टेम्परेचर फ्लूइड जो होता है वो इसके थ्रू आपका चल जाएगा एक रिजर्वियर में, कहाँ चल जाता है, एक रिजर्वियर में चल जाता है, एक रिजर्वियर में, एक रिजर्वियर लगा रहता है जो कौन कैसा टेम्परेचर को लेगा, ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग जो कूलेंट फ्लूइड होता है, कूलेंट फ्लूइड मतलब कूलेंट में ठंडा नहीं बोल रहा हूँ, कूल करने वाला फ्लूइड यानी वाटर जो बहुत गर्म है, वो प्रेशर केप के थ्रू यहाँ आ जाएगा रिजर्वियर में। रिजर्वियर मतलब रिजर्व करके रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा रखते हैं ना, या बांध डैम जो होता है जहाँ पानी रखा जाता है, तो समझ लीजिए ये रिजर्व करके रखता है, ऑटोमेटिक ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि तुरंत काम करना है ना, ये तुरंत सर्कुलेशन होना चाहिए, लेकिन रिजर्वियर कुछ देर तक रखेगा, और यहाँ भी चारों तरफ से एयर लगेगा, ठंडा हो रहा है, लेकिन जब ठंडा हो जाएगा तो फिर से रिजर्वियर से पंप के थ्रू आ जाएगा ये, और पंप के थ्रू फिर से इंजन को भेजेगा और ये काम मेरा चलते रहेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों आप लोग को देखने को मिला, एक पहली बात थर्मोस्टेट वाल्व जो थर्मो सेंसिंग डिवाइस है, टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है, इन टेम्परेचर जब बढ़ेगा तब खुलता, नहीं तो नहीं बंद खुलता, नहीं खुलता। प्रेशर कैप अगर बहुत गर्म आ गया पानी तो रिजर्व जाके करके रख लेता है, और जब कम हो जाता है तो पंप के थ्रू फिर छोड़ देता है, और बाकी सेम काम वहाँ का जैसा यहाँ पे था। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक आपको देखने को मिला क्या, थर्मोस्टेट वाल्व, क्या देखने को मिला, थर्मोस्टेट वाल्व देखने को मिलेगा। दूसरा और क्या देखने को मिला कि यहाँ पे मेरा फोर्स सर्कुलेशन कर रहे हैं हम लोग वाटर का भी, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं क्या इसको, प्रेशराइज और फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। और ये सभी चीज हो गया। और क्या यहाँ पे देखे कि इट रेगुलेट दी फ्लो बाय सेंसिंग द टेम्परेचर, यानी कि थर्मोस्टेट वाल्व का बात करा गया। थर्मोस्टेट वाल्व क्या है, ये रेगुलेट कर रहा फ्लो को कि कब फ्लो मेरा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बाय सेंसिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को सेंस करके आइडिया लगा के, ऑफ द इंजन ऑन द बेसिक सेट लिमिट। अब बोलेंगे सर कितना टेम्परेचर, तो हम लोग लिमिट को सेट कर देते हैं पहले ही, उस तरह से इंजन बनाया जाता है, रेडिएटर को उस तरह से बनाया जाता है कि इतना टेम्परेचर होगा तब तुम लेना, नहीं तो इतना टेम्परेचर मत लेना। तो सेट लिमिट के अकॉर्डिंग वो सेंस करके फ्लो को रोकता है या फिर बंद करता है या ओपन करता है, ठीक है। तो बेसिकली वाल्व जो खुलता है वो कब खुलता है, जब टेम्परेचर हाई होता है। तो देखो वाल्व एक्सपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है, एक्सपेंड, एक्सपेंड माने खुल जाना, कॉन्ट्रैक्ट माने बंद हो जाना, राइट। बाकी फोर्स सर्कुलेशन वाटर दोनों का करते हैं। और ये इसको यूज कब करते हैं, ये यूज करते हैं जहां पे देखो ऑब्वियसली बात है, जब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि फोर्स सर्कुलेशन कर रहे हैं हम लोग, फोर्स सर्कुलेशन कर रहे हैं वाटर को पंप के थ्रू जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा इंजन है जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है ना, यानी कि जहां पे लोड ज्यादा है, बहुत फास्ट स्पीड में चल रहा है आपका, उस जगह पे यूज किया जाता है। तो यूज इन हैवी ड्यूटी इंजन, तो हैवी ड्यूटी इंजन में हम लोग फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम का यूज करते हैं, जहाँ पे लोड हाई है, नीड फास्ट, जहाँ पे जल्दी ठंडा करने का जरूरत है कि जल्दी फास्ट चल रहा है, बहुत ही फास्ट आपका इंजन है, बहुत ज़्यादा लोड है, तो जल्दी आपका इंजन गर्म हो जा रहा है, तो जल्दी ठंडा करना पड़ेगा उसको। और बाकी यहाँ पे थर्मोस्टेट, यहाँ पे भी वाटर है वैसे, और वाटर है तो हम लोग यूज़ करेंगे बड़ा इंजन पे ही, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और अगर बात करेंगे थर्ड नंबर, तो ये कुछ नहीं है, ये समझ लो ना, अभी तक हम लोग जो भी आपका यहाँ से लेकर ये वाटर मेरा गया है ना, यहाँ वाटर गया, ये वाटर मेरा ठंडा वाटर गया, फिर क्या हो रहा था, ये मेरा हो जा रहा था हॉट, गर्म हो जा रहा था, है ना, गर्म हो जा रहा था, और ये गर्म पानी फिर मेरा जा रहा था रेडिएटर तक, है ना, और फिर ये मेरा ठंडा होके जा रहा था। तो बात तो पानी का ही कर रहे हैं, अभी तक मेरा कूलेंट क्या, वाटर ही है। तो अगर वाटर है यानी कम से कम हीट को ले रहा है, लेकिन मैं अब बोल रहा हूँ कि ना एक काम करते हैं सर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा हीट निकालना चाहता हूँ, है ना, कब तक, जब तक कि वाटर मेरा इवोपरेट ना कर जाए। तो जब इवोपरेट करता है तो और वो क्या करेगा, हीट को ऑब्जर्व करेगा, वो हीट को ऑब्जर्व करेगा, हीट को ऑब्जर्व करेगा जब तक कि वेपर ना बन जाए, यानी वेपर बन रहा है यानी बहुत ज़्यादा हीट को ले रहा है। तो इवोपरेटिंग कूलिंग सिस्टम में क्या करते हैं, जो भी मेरा कूलेंट फ्लूइड होता है ना, उसको इवोपरेशन तक ले जाते हैं। तो ज़्यादा इवोपरेट करने के लिए ज़्यादा उसको हीट की जरूरत है, यानी कि इंजन से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब जल्दी वो ठंडा करे, मतलब बहुत ज़्यादा यूज आप कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, और एक चीज़, अगर यहाँ पे दो तरह का हीट का बात करते हैं, होता है लेटेंट हीट और होता है सेंसेबल हीट। लेटेंट हीट मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट मतलब सिस्टम से जो हीट ले रहा है उसको कहा जाता है लेटेंट हीट, सॉरी सेंसेबल हीट। और लेटेंट हीट क्या होता है, जब वो फेज को भी चेंज करता है, क्योंकि अभी जो भी पानी मतलब क्या है, लिक्विड में है, लेकिन अगर मैं इसको वेपर बनाता हूँ, तो आपको पता है फेज चेंज करने के लिए होता है कि लेटेंट हीट आता है। तो यहाँ पे लेटेंट हीट भी सिस्टम से ले रहा है, पर ज़्यादा हीट लेना चाह रहा है। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर फ्रॉम द इंजन इज
सेंसेबल हीट एज वेल एज लेटेंट हीट। तो यहाँ पे सेंसेबल और लेटेंट हीट दोनों लेता है, और यहाँ भी वाटर होता है, लेकिन वाटर को वेपर होने तक हीट को, मतलब जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पे पानी जैसे गर्म हो गया, हम लोग यहाँ पे इसको रेडिएटर तक पहुंचा दिए, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जब तक कि ये मेरा वेपर ना बन जाए, जब तक ये पानी मेरा वेपर ना बन जाए, तब तक हीट को लेंगे, तब जाके यहाँ पर रेडिएटर लाएंगे, फिर ठंडा करेंगे, और इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज में लाते हैं, फिर उसको कूल करके वाटर कर देंगे, फिर यूज करेंगे। तो ये कहा कि यूटिलाइज द लेटेंट हीट ऑल्सो फॉर द कूलिंग बाय कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम, वाटर से स्टीम तक जाता है। तो यहाँ पे सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट ये भी ले रहा था, और सेंसिबल हीट जो है वो आपका थर्मोसाइफन ट्यूब भी ले रहा था, लेकिन लेटेंट हीट कोई नहीं रहता क्योंकि फेज चेंज नहीं हो रहा था, राइट। और ये मेरा फर्स्ट सर्कुलेशन ऑफ दी वाटर बाय, अच्छा यहाँ पे अगर बात करेंगे कि सर ये मेरा क्या थर्ड वाला, ये भी मेरा फर्स्ट सर्कुलेशन, फोर्थ सर्कुलेशन मतलब वाटर का, एयर का छोड़ दो, एयर तीनों में हम लोग करते हैं फोर्थ सर्कुलेशन, मेनली वाटर का डिस्कस करें तो वाटर भी मेरा यहाँ पे फोर्थ सर्कुलेशन ही होता है, यानी यहाँ भी हम लोग सेम यहाँ पे पंप जैसा यूज करते हैं, बस ये अंतर यही है कि यहाँ वाटर मेरा था ना, ये वाटर से वाटर आ रहा था, लेकिन इन केस ऑफ इवोपरेशन वाटर से हम लोग इसको वेपर कर देंगे, तब तक हम लोग हीट को लेते रहेंगे, बस यही काम होता है। बस यहाँ पे तीनों आपका कंप्लीट हो गया, यानी कूलिंग आपका कंप्लीट, समझे ना, कूलिंग यहां से आपका कंप्लीट हो गया, कूलिंग यहां पे आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो जाता है। अब थोड़ा सा कल क्या करेंगे हम लोग, कल पहले देखेंगे रेडिएटर के बारे में भी, क्या और पढ़ना चाहते हो बताइए, तो रेडिएटर में भी बता देता हूं, और अगर नहीं तो कल हम लोग देखेंगे रेडिएटर के बारे में। रेडिएटर उसी का एक थोड़ा पार्ट है, लेकिन रेडिएटर से थोड़ा बहुत चीजें क्वेश्चन पूछता है। और एक चीज, इन सब जो होता है ना, ये सभी टॉपिक को आप ज्यादा लाइटली ही लेना, उतना डिटेल मत लेना, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है ना, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है थोड़ा टॉपिक, और पूरा का पूरा सेक्शन पढ़ लिए तो थोड़ा लुब्रिकेशन कूलिंग भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बन सकता है क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं, बस थ्योरी बेस है, ये बस समझने वाली बात है ना। यहाँ ज़्यादा रेडिएटर उसी तरह वो कूलेंट को ठंडा करने का काम है ना, तो 3 तरह का अलग अलग डिजाइन से बनता है, वो तीनों डिजाइन को देख लेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे क्या इसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे लुब्रिकेशन के बारे में। किसके बात करते हैं, लुब्रिकेशन के बारे में, बताइए और पढ़ना है या फिर मैं यहीं पे क्लास को रखूं, बताइए जल्दी से आप लोग रिप्लाई कर दीजिए एक बार। चलिए, तो बच्चे का रिप्लाई आ नहीं रहा, तो हम लोग यहीं इतना तक क्लास को रखते हैं, यहीं तक रखिए सर। ओके मुकेश, तो हम लोग कल मिलते हैं, रेडिएटर के बाद हम लोग देखेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है। ओके ओके डियर, ठीक 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 है, ओके बाय बाय, पढ़ाई करिए पढ़ाई करिए, चलिए बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय डियर स्टूडेंट, एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, गुड नाइट गुड नाइट।